जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और एक बार इस बात के लिए थम्स अप करेंगे कि कल की कक्षा में आपने एक प्रॉमिस किया था कि भैया जब हम दूसरी क्लास में आएंगे तो एक अच्छा रिवीजन करके आएंगे। क्या मैं कल का कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बता पाएंगे? कुछ भी रिलेटेड चीज़ें कभी भी कक्षा में जो मैं पढ़ा चुका हूँगा, क्या आप मुझे हमेशा बताएंगे? आप कहेंगे जी भैया हमारे ऊपर विश्वास रखिए, आप जो डेटा हमें डिलीवर करेंगे हम उसका रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक बार सारे दोस्तों का मैं जी देख पा रहा हूँ। और हैप्पी टीचर्स डे आप सब बोल रहे हैं, तो भैया आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। बस हैप्पी टीचर्स डे पर एक ही मैसेज मेरा आप सब लोगों के लिए है कि दोस्त आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करेंगे। तो जब कभी भी आप अपने जीवन में तरक्की करें, सफल रहें, असफल रहें, ठीक है, उसके जो प्रभाव होंगे वो आपके जीवन पर पड़ेंगे ही। मैं ऐसे ये नहीं कह सकता कि असफलता में भी मुस्कुराना है, असफलता में दुख होता है, ये भी सत्य है। और मैं आपसे ये कहूँ सफलता में मुस्कुराना है तो वो अपने आप आएगी, मेरे कहने से नहीं आएगी। मैं सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज दूंगा कि दोस्त हमेशा विश्लेषित रहना है। यानी कि कभी भी आप जिस भी मुकाम पर हो, किसी भी स्थिति में हो, एक एनालिसिस हमेशा करते रहिए, अपने जीवन का एक विश्लेषण करते रहना कि क्या सही है क्या गलत है। उसका चुनाव करने से पहले, चाहे वो आपकी फैमिली के मैटर्स हों, चाहे कहीं भी आपका दोस्ती का कोई मैटर हो या आपका रिलेशन का कोई मैटर हो, कभी भी साथी आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत धैर्य के साथ में एनालिसिस करके चीज़ों को समझना है और आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास को। एक बार थम्स अप कर देंगे जी भैया, हम ये मैसेज आपका याद रखेंगे, लाइफ में इसको फॉलो करेंगे। फॉलो करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ना करोगे तो भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस है जो अपने ओरिजिन को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? किससे जोड़ता है? उसका ओरिजिन जो हुआ उसको बोलते हैं सादिर अट्टम। और सादिर का मतलब होता था, सादिर आपका ऐसा ऐसा डांस जो डिवोटेड टू टेम्पल्स था, मंदिरों को समर्पित था। तो मंदिरों को जो समर्पित है उसी को सादिर कहते हैं। मंदिरों को समर्पित कौन सा है? जिसको दासी अट्टम भी कहा जाता है, जिसको आपका फायर डांस भी बोलते हैं। किसको डिवोटेड है? डिवोटेड टू टेम्पल्स है। क्या है? डिवोटेड टू टेम्पल्स है आपका। इसी को साथ ही हम फायर डांस भी बोलते हैं, इसी को हम फायर डांस भी बोलते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये दासियों के द्वारा किया जाता था। पहले एक दासी होती थी, दासी अट्टम। पहले क्या होती थी? एक साथी दासी होती थी, उसको बोलते थे कि तुम अब देवताओं को समर्पित हो, यानी अब तुम मंदिर में डांस करोगी और देवता प्रसन्न रहने चाहिए, अब तुम मंदिर को दान दे दी जाती है, तो उनको बोलते थे देवदासी। देवदासी। तो ऐसा डांस कौन सा है? वो है भैया भरतनाट्यम। कल मैंने आपको बताया था भरतनाट्यम कहाँ का है, फटाफट से आंसर आ जाए एक बार। भैया मोहिनी अट्टम आपने केरल बताया था कल, कि अट्टम जहाँ भी आएगा हम केरल को चुनेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ केरल के अट्टम आएगा, तमिलनाडु में भी आएगा अट्टम। उसका अंतर कैसे करेंगे गुरुजी? 5 क्वेश्चन रिवीजन के भी लाया करो ना, जैसे पहले लाते थे। आप लोगों को रिवीजन के क्वेश्चन चाहिए? बोलो भाई फटाफट से। 5 नहीं, कल से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे रिवीजन के। ठीक है, कल से प्रॉमिस टू यू, कल से 10 क्वेश्चन आपको रिवीजन के मिलेंगे, पिछले रिवीजन के। फटाफट, लेकिन उसके लिए सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। 10 सेकंड नहीं, मतलब 1 मिनट मिल जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट में आंसर करने होंगे सबके। ठीक है, डन। ठीक है, वो मैं लेके नहीं आया, मैं सोच रहा था आप रिवीजन कर लेंगे खुद ही। ठीक है, कल से लेके आएंगे। नाइस सजेशन। मैंने कहा था ना आप सुझाव देंगे तो वो जरूर मानेंगे, अच्छा सुझाव होगा तो। बताओ भाई, खिचू पूड़ी कहाँ का बताया था? कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है? भैया जिसके आंखें हैं वो तो खाएगा नहीं, अंधा खा सकता। आंध्र बोले तो आंध्र प्रदेश। कथकली, कली कहाँ का बताया था भैया? कली बताया था मैंने आपको केरल का, केरल का। दोस्त हम आते हैं भरतनाट्यम पर। कहाँ पर आते हैं? भरतनाट्यम पर आ जाते हैं आपका। क्या बोलेंगे भैया? भरतनाट्यम पर हम आते हैं। तो मुझे बताओ दोस्त, भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है वो किस स्टेप से होती है? भरतनाट्यम की जो साथी आपका शुरुआत होगी वो किस स्टेप से होती है? भरतनाट्यम का पहला स्टेप कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे भैया इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है,
पहला जो चरण होता है, पहला चरण होता है आला रिपू। इसमें बोला जाता है कि डांस के लिए आ जाओ। क्या बोलेंगे? पहला स्टेप होता है आपका आला रिपू। क्या होता है? आला रिपू। और साथ ही अंतिम स्टेप कौन सा होता है? पहला और अंतिम ही याद रखना है। अंतिम चरण कौन सा होता है? अंतिम चरण भैया तिल्लाना होता है, जिसको थिलाना भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जिसको भैया थिल्लाना भी कहा जाता है। थिल्लाना, बीच में जाति स्वरम होता है, वर्णम होता है, शब्दम होता है, वो आपको याद नहीं करने हैं। पहला और अंतिम कौन सा? आला रिपू और तिल्लाना। ऐसे ही साथी आपसे पूछेगा तांडव जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है? तांडव, जिसमें बताया जाता है मोशन को और फ्रीक्वेंसी को, गति और लय को बताया जाता है। ठीक है, गति और लय को बताया जाता है। लास्य का संबंध किससे है? ये साथी लास्य होता है ना आपका, जैसे जो फीलिंग्स हैं, और डांस को देख के कभी कभी तुमको भी मजा आ जाता होगा, कितना बढ़िया डांस किया, तो वो जो रस है, जो आपका साथी जॉय है, आपका आनंद है, जो फीलिंग्स हैं, जो मोशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो सब क्या बोलते हैं? तांडव और लास्य पे। तो मैं आपसे पूछूं तांडव और लास्य का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो क्या बोलोगे भैया? भरतनाट्यम से है। क्या भरतनाट्यम, कल मैंने आपको बताया सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे पुराना क्लासिकल डांस है भैया आपका भरतनाट्यम। कितना पुराना है भैया? 2000 वर्ष पुराना है। कितने साल पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। ब्रिटिश सरकार तो इससे इतनी चिढ़ गई, अच्छा अपने देवताओं के लिए डांस करवा रहे हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो इस पर रोक लगा दी। किस वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको प्रोहिबिटेड कर दिया था? ब्रिटिश सरकार ने कब रोक लगाई थी? कब प्रोहिबिशंस इस पर लगाए थे? तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाई थी 1910 में, 1910 में। और दोस्त मैं आपसे पूछूं, इसको पुनर्जीवित किसने किया, यानी इसको रिवाइव किसने किया था? बोलेंगे भाई भैया इसको इसको रिवाइव किसने किया था? आपका बताएंगे, इसको रिवाइव किसने किया था? कौन थे आपके? तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको, जो अपने शासनकाल में नेहरू जी ने इसको शुरू कराया था। क्योंकि नेहरू जी कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। 1947 से 1964 तक कौन भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे? भैया नेहरू जी रहे थे। तो नेहरू जी ने अपने टाइम पे इसको क्या कराया? शुरू कराया था। नेक्स्ट है लाहो। किस राज्य का नृत्य शैली है? लाहो, लाहो लाने की बात कर रहे हैं। तो किसान ही तो कहता है। किसान किसको कहता है? लाओ लाओ। किसान के बेचारे के खेत में जब बारिश नहीं होती तो वो मेघ किसको बोलते? बादल को बोलते। बादल को मेघ, क्लाउड को कहते हैं। तो मेघ को कहता है मेघालय। कहाँ का होगा? मेघालय। अब मुझे बताओ, कुछ दोस्त सिक्किम आंसर कर रहे हैं। बेटा कभी भी अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो गलत उत्तर नहीं देना है, बस धैर्य बनाना है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा संयम बनाना है और सोचना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि जब आप गलत आंसर दोगे ना, गलत आंसर दोगे तो वो माइंड में मेमोराइज हो जाएगा, जगह बना लेता है गलत आंसर। तो गलत कभी दो ही मत, तुक्का नहीं लगाना, बचना है उससे और सही आंसर जान के परफेक्शन की तरफ जाना है। क्योंकि माइंड में वही चीज़ भेजो जो सही है, गलत चीज़ों को भेजो ही मत। और जीएस को याद करने की, याद है ना टेक्निक कौन सी? एक बार लिख दो, जीएस को लंबे समय तक याद करने की टेक्निक कौन सी है? तो क्या बोलोगे भैया? स्कैन टेक्निक है। एक बार मैं चीज़ों को पढ़ूंगा, आंखें बंद करूंगा और सोचूंगा मैंने अभी क्या क्या पढ़ा था। दुनिया में जीएस को याद करने की इससे बेहतरीन टेक्निक कोई नहीं है। आप भी इस्तेमाल करके देखना, तब आपको पता चलेगा कितना फ़ायदा है। स्कैन, जैसे स्कैनर करता है ना, स्कैन जैसे अभी इस्तेमाल करके दिखाएंगे आपको तुरंत। तो मेघालय में और कौन कौन से डांस होते हैं? मेघालय में भैया वांगला होता है, वांगला डांस होता है। क्या बोलोगे? वांगला डांस होता है। वांगला, इसको बोलते हैं आपका 100 ड्रम का त्योहार। 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है। डांस भी है और फेस्टिवल भी है। आपका वांगला होता है। नोंग क्रेम होता है। नोंग क्रेम होता है साथी। क्या होता है? नोम क्रेम होता है आपका। साद सुक मिनसिम होता है। क्या होता है? साद सुक मिनसिम। कहाँ का डांस है साद सुक मिनसिम? तो आप बोलेंगे भैया ये आपका मेघालय का है। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्त, क्या बोलेंगे? राभा कहाँ का डांस है? वो भी यहीं का है। मैं आपसे बोलूं दोरसे गाटा कहाँ का है?
दौर से गाटा कहाँ का है? तो वो भी मेघालय का है। क्या बोलोगे? दौर से गाटा कहाँ का है? मेघालय का है। राभा कहाँ का है साथी? राभा। नोंग क्रेम कहाँ का है? क्या बोलोगे? नोंग क्रेम कहाँ का है? तो आप कहेंगे भैया मेघालय का है। और दोस्त आपका साद शुक, क्या बोलोगे? साद शुक मिनसिम कहाँ का है? तो भैया हम कहेंगे आपका मेघालय का है। देखो याद कैसे करना है, याद ऐसे करना, मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया, याद कर लोगे। मैं घायल हो गया, भाई तुम कैसे घायल हो गए? भाई बगल में दबा के घायल कर दिया उसने, बगल में दबा के। क्या बोलोगे? बगल में दबा के उसने घायल कर दिया। मैंने भाई उससे बहुत बोला था नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम, कि भाई क्राइम मत कर, क्राइम मत कर, लेकिन उसने क्या कर दिया? मेरे साथ बेहद क्राइम कर दिया, बेहिंदी खलम, बेहद घायल कर दिया मैं। क्या बोलोगे? बेहिंदीन खलम कहाँ का है? क्या बोलोगे भैया? बेहिंदीन खलम कहाँ का है? तो ये भी आपका मेघालय का है। कितना घायल कर दिया? बेहद घायल कर दिया, बेहद, हद ही नहीं है कोई, इतना घायल कर दिया। राभा की मैंने खूब बोला रे भैया रहने दे। डोर से क्या बोलोगे? इसको जोर से याद कर लो भाई, जोर से काटा, जोर से गाटा, ऐसे याद कर लो, दौर से गाटा। क्यों भाई तू उसने इतना क्यों घायल कर दिया? कह रहा मैं सीधा सा हूं ना, सूखा सा हूं, सीधा सादा सूखा सा, साद सुख, सीधा सादा हूं मैं, सूखा सा हूं, इसीलिए उसने मैं घायल कर दिया, घायल कर दिया। ठीक है, कैसे घायल कर लिया ऐसे भी याद कर लो, डोर से घायल कर दिया, डोर में मारा भाई मैं, डोर में, डोर से गाटा। राभा नोंगक्रेम वांगला हो गया आपका, क्या हो गया? वांगला हो गया। मणिपुर का बताओ साथी कोई दो फेस्टिवल, मणिपुर का भैया आज याद कराएंगे थांगटा। क्या बोलोगे? थांगटा हो गया। और कल याद कराया था आपको चोलोम, जो मेल साइड थी, पुंग चोलोम, क्या बोलोगे? पुंग चोलोम। सिक्किम का बोलो सींक, सींक किसके मारी? सिंघम के मारी, और सिंघम के मार दी सिंघी छम और मारूनी, सिंघी छम और मारूनी। क्या बोलोगे भैया? सीक, सीक किसके मारी? सिंघम के, सिंघम के मारी। ठीक है। केरल की बात करें, केरल का साथी आपका ओट्टम थुलाल, क्या बोलोगे? ओट्टम थुलाल आपका। और केरल का ओट्टम थुलाल के साथ में साथी काली अट्टम, क्या बोलोगे? काली अट्टम हो जाएगा, क्या होगा? काली अट्टम हो जाएगा। तो अट्टम अट्टम से याद रखोगे अभी, अट्टम अट्टम से याद रखोगे नहीं, ये याद रख लेना चोलोम जो है ना, ये चोलोम क्या है साथी? आपका रूट वर्ड है चोलोम, यानी कि आपका दोस्त क्या बोलोगे? इससे रिलेटेड चीजें हमेशा मणिपुर से होंगी। जी बिल्कुल ले सकते हैं दोस्त किसी भी एग्जाम के लिए, दिल खोल के स्वागत है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। नेक्स्ट आ जाओ। हरशंकर भट्टाचार्य के उत्पाद हैं। ठीक है, उत्पाद का मतलब होता है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो संबंधित हैं। भैया जी करंट अफेयर्स क्या करें? करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती साथी। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, जर्नली तो हमें करंट अफेयर्स एग्जाम के एक महीने पहले छोड़ते हुए, जैसे इस आपका एग्जाम होगा सितंबर से होगा, सितंबर के लास्ट से होगा ना, तो सितंबर वाला मंथ छोड़ के उससे पहले के 6 मंथ्स, ये आइडियल टाइम होता है हमेशा, ये आइडियल टाइम होता है। ठीक है, बाकी तो वो पूछने को तो 2020 का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप उससे मना नहीं कर सकते कि तूने क्यों पूछ लिया भैया। हरशंकर भट्टाचार्य के उत्पाद हैं वायलिन, संतूर, सारंगी या फिर सितार। तो क्या होगा दोस्त आपका? सितार होगा। क्या होगा? सितार। सितार के अन्य कलाकार बताना कौन है सबसे बड़े? सबसे बड़े कलाकार हैं पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जी को भैया मुझे बताओ ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? क्या पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न भी मिला है? हाँ या ना बोलो। ग्रैमी अवार्ड इनको मिला था साथी आपका 1968 में। ये पहले इंडियन बने थे ग्रैमी पाने वाले। क्या बोलोगे? ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक के फील्ड में, तो पहले इंडियन कौन बने थे? पहले इंडियन बने थे पंडित रविशंकर। इनकी एल्बम एसएससी ने ना जाने कितनी बार पूछी है, आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे आपको पता चलेगा। वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, किसके लिए? वेस्ट, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इनको क्या मिला है आपका? वेस्ट मीट ईस्ट के लिए इनको क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड मिला है।
क्या मेरा ऐसा कोई वीर जवान या वीरांगना मौजूद है जो साथी बता सके हमको कि आपका ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उनको 2010 में मिला था। तो 2010 में ग्रैमी पाने वाली फर्स्ट वुमेन है साथी आपकी कौन? तन्वी साहा है। क्या बोलोगे भैया? वो तन्वी साहा है। कौन है? तन्वी साहा। और नाम बताओ सितार से और किसका नाम याद आता है? तो सितार से बात करें, पंडित रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर भी हैं। कौन है? अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? वो आपका साथी सितार से ही है। निखिल बैनर्जी का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। निखिल बैनर्जी का संबंध किससे है? आपका सितार से है, निखिल बैनर्जी। विलायत खान, क्या बोलोगे? विलायत खान का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे भैया आपका बंदे हसन का संबंध किससे है? बंदे हसन का संबंध। शाहिद परवेज का रिलेशन किससे है? शाहिद परवेज का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे भैया हमारा किससे? सितार से है। सितार को याद कर लेना, सीता जी से। किससे? सीता जी से। जब सीता जी का पता नहीं चला, रावण उनको ले गया, तो किनके पास गए? शंकर जी के पास गए। हर शंकर, रवि शंकर और अनुष्का शंकर किसके पास गए? शंकर जी के पास गए कि भैया कहाँ गई सीता जी? सीता जी, ठीक है, सीता जी कहाँ गई? निखिल बनर्जी से याद रख लेना। निखिल बनर्जी, क्या बोलेंगे? खिल में बनर्जी, खिल बन। तो बन में क्या बोलेंगे? सब खिले हुए बैठे थे एकदम से। विलायत खान, तो पता चला वो तो विलायत चली गई। विलायत बोलते विदेश को। विलायत खान कहाँ चली गई थी? श्रीलंका। और रास्ते में तो सब बंदे क्या जो खिल रहे थे? बंदे हंसे, क्योंकि राम जी के साथ कौन जा रहे थे? वानर जा रहे थे। क्या बोलेंगे? वानर जा रहे थे, ठीक है। वानर जा रहे तो सब बंदे हंसे, सब बंदे हंसे, ठीक है। शाहिद परवेज याद रख लेना। ये किससे जुड़े हुए हैं? सितार से। वायलिन से कोई एक नाम बताओ। वायलिन से नाम एन राजम, कभी मत भूलना। एन राजम का संबंध किससे है? वायलिन से। संत लोग क्या करते हैं भैया? संत लोग शिव जी के भजन करते हैं। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। अब यहाँ से याद हो जाएगा आपको, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। भजन सोपोरी, देखो संत लोग संतूर, संतूर का मतलब होता है 100 तार वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, 100 स्ट्रिंग्स होती हैं जिसमें। तो शिव जी लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं। भजन करते हैं किसके? शिव जी के भजन करते हैं। सोपोरी जितने भी हैं, चाहे वो आपका साथी कोई भी, जैसे शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा। जैसे रुस्तम सोपोरी, मैं आपसे पूछ लूँ रुस्तम सोपोरी का संबंध किससे है? मैं आपसे पूछ लूँ अभय सोपोरी का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे सोपोरी वर्ड भैया रिलेट ही करता है किसको? संतूर को, संतूर को। सारंगी कल एक नाम बताया था, अब पता चलेगा तुमने रिवीजन किया या नहीं किया। सारंगी बताओ। सारंगी से सारे साथी बताएंगे भैया सारंगी का कल कौन सा नाम बताया था, ठीक है। शकूर खान, आपका आज का नाम याद रखो। शकूर खान और इलियास खान, क्या बोलोगे? शकूर खान और इलियास खान का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे? शकूर खान और इलियास खान का। बुंदू खान, ये हुई ना गजब बात। बुंदू खान, बुंदू खान, वेरी गुड, कल बताया बुंदू खान। याद रख लेना, एक आदमी सारी की सारी शक्कर खा गया, सारी की सारी शक्कर खा गया, तो भाई उसका इलाज करवाना पड़ेगा या नहीं? भाई शक्कर इतनी ज्यादा खा जाएगा तो भैया इलाज तो कराना पड़ेगा। शकूर खान और आपका इलियास खान होगा। आगे आएंगे, आज के नाम कल कभी भी पूछूं याद रहेंगे। नेक्स्ट है सर जी पीडीएफ, क्या बोलेंगे? पीडीएफ फाइंड इन अटैच फाइल इन स्कैन्ड इमेज। बेटा कैसी अंग्रेजी बोल रहे हो? संजीव सर की क्लास नहीं करते हो क्या? है ऐसी कैसी अंग्रेजी है ये आड़ी तिरछी? क्या बोलोगे? रजनी गबरा और हरनी गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? पीडीएफ मिलेगी रोजगार विदंगित एप्लीकेशन में, जाएंगे आप जैसे ही तो वहां पर अलग से फोल्डर मिल जाएगा आपको, एक मेन चैनल के हिसाब से। रोजगार विदंगित जैसे डिफेंस चैनल का अलग, ऐसे ही RWSSC एग्जाम्स का फोल्डर अलग मिलेगा। उस फोल्डर में जैसे ही खोलोगे तो 3 PM के नाम से क्लास मिलेगी, उसमें सबसे ऊपर मिल जाएगी। एप्लीकेशन में गए, पीडीएफ नोट्स में गए सीधे सीधे, और पीडीएफ नोट्स में जाके कहाँ पहुंच गए? आपका सीधे RWSSC, 4-5 चैनल हैं उसमें से RWSSC क्लिक किया और सीधे क्लास पे पहुंच गए। बात क्लियर है? थम्स अप, अब तो कोई पीडीएफ का नहीं पूछेगा। बात क्लियर है? आगे आएंगे।
रजनी घबरा और हवरी घबरा, रजनी घबरा और हरनी घबरा। कौन घबरा गई भाई? कौन घबरा गई? घबरा गई मतलब कौन घबरा गई? आज शाम जो बहू आई है वो घबरा गई। आज शाम जो बहू आई है ना, आज शाम जो बहू आई है वो घबरा गई। ठीक है, असम बोलोगे आज शाम, आज शाम बहू, बिहू बोलेंगे बहू को, वो क्या हो गई है? घबरा गई है। क्या बोलोगे भैया? वो घबरा गई है एकदम से। ठीक है, रजनी हरनी कुछ याद करने की जरूरत नहीं, घबरा यहीं के हैं। अब आज शाम जो बहू आई है वो घबराई क्यों है भैया? ऐसा आखिर हुआ क्या है? तो आज शाम जो बहू आई है ना, वो बहस बहुत करती है। बैसागु फेस्टिवल कहाँ का है? बोलो भैया, जो बैसागु फेस्टिवल है वो कहाँ का है? वो आपका असम का है। अभी याद कराएंगे, बैसागु फेस्टिवल है। तो आज शाम जो बहू आई है वो बहस बहुत करती है, बहस बहुत करती है। ठीक है, क्या नाम है भैया उसका? हमें नाम तो बताओ। मोना नाम है उसका, मोना। क्या नाम है? मोना नाम है, मोना। माजूली, क्या बोलोगे? माजूली। दूसरी का नाम है माजूली। बहुत क्या करती है? बहस करती है। जूली याद रख लो या मोना याद रख लो। ठीक है, अब बहस बहुत करती है तो क्या बोलते हैं उसको? देहिंग पटकाई। अब आदमी का दिमाग तो खराब होता ही है भाई, कोई बहस करे दिन रात। तो देहिंग पटकाई, देह किसको बोलते? बॉडी को। और पटक, उसने उसको पटक दिया एकदम से। जब वो ज्यादा बहस कर रही थी मोना, आज शाम जो बहू आई है वो घबराई। पता है क्यों है? क्योंकि वो जो है उसकी देह उसने पटक दी एकदम से, उसको पटक दिया। किस बात से? क्योंकि भैया वो क्या कर रही थी? बहस कर रही थी। अब ये बहस कर रही थी तो इसने बुला लिया अपने अब्बू को, अब्बू-वाची। अम्बुवाची फेस्टिवल, क्या बोलोगे? अम्बुवाची कहाँ का है साथी? अम्बुवाची कहाँ का है उत्सव आपका, फेस्टिवल? ये भी असम का। उसने अपने अब्बू को बुलाया। अब्बू का जो नाम है वो है, अब्बू का नाम है अली। अली ए लिगांग फेस्टिवल कहाँ का है? अली ए लिगांग फेस्टिवल कहाँ का है? तो अब्बू का नाम क्या है उसके का? अब्बू का नाम है अली। और अली जैसे ही घर में आया उसने बोला, देखो अब्बू ये हमको ऐसे पटकता है, ऐसे पटकता है, ऐसे इसने इस बात पे मारा। तो वेखो फेस्टिवल आपका कहाँ का है? वेखो फेस्टिवल कहाँ का है? यहीं का है। उसने पूछा, भाई क्या बात है, हमारी लड़की के साथ ऐसे तैने क्यों करा? तो उसने बोला, जी चाय टाइम पे नहीं बनाती और बहस बहुत करती है। चाय महोत्सव, क्या बोलोगे? चाय महोत्सव कहाँ का है? जो आपका साथी टी फेस्टिवल है, क्या बोलोगे? टी फेस्टिवल है। ठीक है, टी फेस्टिवल है। तो एकदम से वो क्या करी, फिर उसने रोकर भीतर को चली गई, रोंग कर। रोंगकर फेस्टिवल कहाँ का है? रोंगकर पूछे साथी आपसे, अली ए लिगांग पूछे, अली ए लिगांग पूछे। अब रिलेट करो, आंखें बंद करो एक बार, याद हुआ या नहीं हुआ? टी फेस्टिवल कहाँ का है? क्या बोलोगे भैया? टी फेस्ट कहाँ का है? टी फेस्ट कहाँ का है आपका? अंबुवाची। अंबुवाची जो होता है साथी, इसको बोलते हैं पूर्व का महाकुंभ। कौन से टेम्पल में होता है? कौन से टेम्पल में होता है आपका अंबुवाची फेस्टिवल? तो जो अंबुवाची फेस्टिवल होता है साथी, अंबुवाची जो फेस्टिवल होता है, ये लगता है असम के कामाख्या देवी टेम्पल में। किसमें? कामाख्या देवी का जो टेम्पल है, कामाख्या देवी का जो टेम्पल है उसमें आयोजित होता है। किसमें? कामाख्या देवी के टेम्पल में ये आयोजित होता है। बोलो याद हुए? थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे भैया हम घर जाके, जितना एफर्ट तुम लगाओगे तुमसे ज़्यादा हम लगाएंगे, ये तुम्हारा प्रॉमिस है। पेतकर पेंटिंग के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। कहाँ का कल्चरल सिंबल है पेतकर पेंटिंग? हर जगह की, साथ ही स्टेट की कुछ पेंटिंग्स होती हैं। कई बार वो पेंटिंग्स आपको दीवारों पर मिलेंगी, कई वो आपको कपड़ों पर मिलती हैं, कई बार वो साथी आपका जो डिजाइनिंग आइटम्स है उन पे मिलती हैं। तो कहाँ के होंगे बताएंगे? तो पेतकर पेंटिंग झारखंड की है क्या जी? जी भैया, पेतकर पेंटिंग है आपका झारखंड की। क्या बोलोगे? झारखंड की होती हैं। ऐसे ही मुझे बताओ, बिहार की पेंटिंग्स कौन सी हैं? बिहार की पेंटिंग्स कौन सी हैं? आप कहेंगे भैया बिहार और झारखंड दोनों में होती हैं जादो पटिया। जादो पटिया झारखंड की भी है, क्योंकि झारखंड देखो, झारखंड बना ही कब था? आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, झारखंड कब बना था? तो कई बार बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो, जब आर्ट एंड कल्चर जो बिहार का है, झारखंड बना ही कब बताएंगे? आप कहेंगे भैया 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से ही तो अलग करके झारखंड को अलग कराया गया। तो आप कहेंगे जी भैया। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, वो आपका छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया था? एमपी से। तो एमपी और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे कल्चर जो हैं वो सेम होंगे, क्योंकि वो बने ही वहीं से हैं। बात क्लियर है? थम्स अप करें जी भैया। तो क्या बोलेंगे? बिहार का जादू पटिया हो गया आपका पिथौरा।
क्या बोलेंगे? पिथौरा और अथिया कहाँ के हैं साथी? पिथौरा और अथिया पेंटिंग कहाँ की हैं आपका? बोलेंगे ये भैया गुजरात की हैं। कहाँ की हैं? ये क्या बोलोगे? ये भैया गुजरात की हैं। कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। वारली पेंटिंग कहाँ की हैं साथी आपका? वारली पेंटिंग भैया जी महाराष्ट्र की हैं। कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। चिकनकारी पेंटिंग साथी कहाँ की है? चिकनकारी पेंटिंग आपका उत्तर प्रदेश की है भैया। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है चिकनकारी पेंटिंग। ठीक है। लघु और फड़ पेंटिंग कहाँ की है? लघु और फड़ पेंटिंग कहाँ की है? ये राजस्थान की हैं। क्या बोलोगे? राजस्थान की हैं। मैं आपसे पूछूं और आपका, हाँ, तंजौर पेंटिंग कहाँ की है? और साथ ही मैं आपसे पूछूं कोल्लम पेंटिंग कहाँ की है? तंजौर और कोल्लम ये कहाँ की हैं भैया जी? तमिलनाडु की हैं। कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। कहाँ की हैं? तमिलनाडु की। चेरियल पेंटिंग बताओ कहाँ की हैं? चेरियल पेंटिंग भैया जी तेलंगाना की है। कहाँ की है? तेलंगाना की है आपका चेरियल पेंटिंग। मैं आपसे पूछूं मुगलू और कलमकारी कहाँ की हैं? मुगलू और कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है? तो आप कहेंगे भैया ये पेंटिंग है आंध्रा की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। काली घाट पेंटिंग मैं आपसे पूछ लूँ कहाँ की है? तो काली घाट कोलकाता की पेंटिंग है। कहाँ की है? कोलकाता की पेंटिंग है। ठीक है। फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ की है दोस्त आपका? फ्रेस्को पेंटिंग कहाँ की है? हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा की है। मधुबनी जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, भारत में बहुत चर्चित है। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग कहाँ की हैं? वो दोस्त आपका बिहार की हैं। कहाँ की हैं? बिहार की हैं। बिहार की हैं। याद करें, याद करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखना, बिहा क्या बोलेंगे आपका? इसको तो छोड़ो। थोड़ा पिथौड़ा, थोड़ा थोड़ा अतिथि आ गए गुजारने के लिए रात। थोड़े अतिथि आ गए, थोड़ा अतिथि आ गए क्या? गुजारने को रात। ठीक है। पिथौरा हो गया और अथिया हो गया। क्या हो गया? पिथौरा और साथी आपका अथिया कहाँ की हो गई? ये गुजरात की हो गई। वारली पेंटिंग कहाँ की है दोस्त? बोले वारली पेंटिंग्स, वार में हमेशा क्या होगी? हार होगी। वार में हमेशा हार होगी। याद है? हार से हार ला, नहीं तो तमाशा कर दूंगी। लावणी और तमाशा वो वहाँ के डांस है। चिकनकारी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में साथी आपका लखनऊ से प्रचलित होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लघु, देखो आपने इतिहास पढ़ा है, राजा का जो स्थान होता है, जो लघु, लघु माने छोटा वाला राजा होता है, वही फन फैला के रहता है। बड़े वाले राजा को वही मार देता है हमेशा। लघु वाला फन फैला के रहता है। मधुबनी मिथिला किसमें? अपने बिहार में। मधुबनी मिथिला। और यहाँ की एक और होती है साथी अरिपन पेंटिंग। और जब किसी का ब्याह होता है तो अर्पित करते हैं कुछ ना कुछ, अर्पण करते हैं कुछ ना कुछ अर्पण। जी भैया, जैसे जल अर्पण करते हो आप, ऐसे ही बहू के लिए भी कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। तो मधुबनी पूछे आपसे, क्या पूछे? मधुबनी पूछ ले दोस्त आपसे, या आपसे साथी मिथिला पूछ ले। क्या पूछ ले? मिथिला पूछ ले। या आपसे दोस्त अरिपन पूछ ले। तो कहाँ की हैं ये? बिहार की हैं। लघु और फड़ कहाँ की हैं? अब स्मॉल पेंटिंग मत कर लेना इसको, लघु का लघु ही रहेगा, फड़ रहेगा। तंजौर पेंटिंग कहाँ की है बताएं? तंजौर, तंजौर पेंटिंग और आपका कोल्लम पेंटिंग कहाँ की है? तो क्या बोलोगे? उसने बोला तुम मिलने आना, तुम मिलना। तो इसने बोला ये बात किस पर? कॉल पर बोली। उसने बोला तंजोर से बोलो, तंजोर से बोलो, तंजोर से बोलो कॉल पर, तुम मिलने आना, तुम मिलने आना। आप सूज को कैसे चमकाते हो? अपने सूज को तो भैया चेरी पॉलिश से। अगर सूज पर हम ऑयल लगा लें या तेल लगा लें, जब भी सूज में चमक आ जाएगी या नहीं आएगी? जी भैया चमक आ जाएगी। क्या बोलेंगे? जी भैया चमक आ जाएगी। ठीक है। मुगलू, मुंह को गला कौन कहेगा? मुंह को गला कौन कहेगा? अंधा आदमी कहेगा। आंध्र प्रदेश को हमेशा अंधा बोलो। कलमकारी, कलम को कार कौन कहेगा? अंधा आदमी कहेगा। काली घाट कॉल काटा, तूने मेरा कॉल काटा, तो आदमी चिढ़ा के कह ही देता तू काली है, तूने मेरा कॉल काटा। फ्रेश को, फ्रेश कहाँ रहता है आदमी भैया? फ्रेश रहता आदमी जहाँ पर हरियाली होती है। क्या बोलोगे? जहाँ पर हरियाली होती है। हरियाणा, हरियाणा में कैसा रहता आदमी? हरियाली में एकदम फ्रेश रहता है, फ्रेश रहेगा। ओके, एकदम से फ्रेश रहेगा। हुए याद? आगे आ जाओ।
निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? ये तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, ऐसे ट्रिक्स उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, रिवीजन पे फोकस करना, रिवीजन पे। अरे थम्स अप करके बताओ तो सही, एफर्ट काम कर भी रहे हैं या नहीं। ऐसे ही थोड़ी मज़ा आता है क्लास में। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? ऑस्कर किसको मिला था सबसे पहले? भानु अथैया, सत्यजीत रे। तो पहले साथी आपका भारतीय है, ये पहली महिला हैं। क्या बोलोगे? पहली महिला। कब मिला था इनको? भैया जी 1983 में मिला था। किस मूवी के लिए मिला था? क्या बोलोगे भैया? इनको 1983 में मिला था गांधी मूवी के लिए। किसके लिए? गांधी मूवी के लिए मिला था। गांधी मूवी में इन्होंने क्या किया था भैया? इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी। उसमें क्या की थी? वेशभूषा को साथ ही इन्होंने क्या किया था? डिजाइन किया था। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग इन्होंने की थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। और गांधी मूवी के साथ ही डायरेक्टर कौन है बताएं जरा? गांधी मूवी को किसने बनाया था? और आप भी देखना इसको, मूवी को, ठीक है? गांधी मूवी यूट्यूब पे है आपका, आप भी देखना, गांधी जी के बारे में काफी कुछ सीख पाओगे, फ्री का देख लेना बेशक से। डायरेक्टर क्या बोलोगे आपका? इसके भैया डायरेक्टर कौन थे बताओ जरा? रिचर्ड एटनब्रो। कौन थे? रिचर्ड एटनब्रो थे, रिचर्ड एटनब्रो। और गांधी की जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? गांधी की जो साथी आपका, गांधी की भूमिका यानी गांधी का रोल किसने किया था? आयरन मैन मूवी वाला भैया बैन किंग्सले। बैन किंग्सले, गांधी जी जैसा ही लगा था एकदम से। बैन किंग्सले, बैन किंग्सले। इस मूवी में साथी आपका कस्तूरबा गांधी की जो भूमिका थी वो किसने निभाई थी? कस्तूरबा की भूमिका ये किसने निभाई थी, मतलब कौन सी हीरोइन थी? तो रोहिणी हट्टनगड़ी थी। सिर्फ रोहिणी याद रख लीजिए। कस्तूरबा की जो साथी, कस्तूरबा की भूमिका यानी कस्तूरबा का जो रोल प्ले किया था वो किसने किया था? रोहिणी ने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते भानु अथैया पहले ऑस्कर से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे बताओ ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? जैसे 1959 जिन साथियों ने ग्रैमी का आंसर दिया था वो एकदम ठीक था। ठीक है, बहुत बढ़िया। यशिका पाल जी का उत्तर मैं सबसे पहले देख पा रहा हूँ कि ऑस्कर पुरस्कार भैया शुरू हुए 16 मई, 16 मई को। और 16 मई तो डेट थी और ईयर था, देखो कितने बच्चों ने गलत आंसर दे रखा, ईयर था 1929। सत्यजीत रे आपका पहले पुरुष थे, पहले मेल हैं, ये पहले मेल हैं जिनको 1992 में मिला। सत्यजीत रे क्या थे आपका? एक बंगाली फिल्म निर्देशक हैं। इनकी एक बुक बहुत फेमस है, क्या बोलेंगे? बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं ये, एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं। और इनकी एक साथी आपका बुक बहुत फेमस है, छोटो चेलम। क्या बोलोगे? छोटो चेलम बुक किसकी है? वो इन्हीं की है, छोटो चेलम बुक। इनकी? सत्यजीत रे। तो यहाँ देखना, पहले भारतीय पूछा तो भानु अथैया। तो यही क्वेश्चन देख के जल्दबाजी मत कर देना, पूछ ले पहले, पहले कौन है साथी आपका पुरुष? तो क्या हो जाएगा आंसर? सत्यजीत रे हो जाएगा। ठीक है, सत्यजीत रे हो जाएगा। ए आर रहमान और रेसुल पुकुटी, और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, कौन भैया? जो शायरी बोलते हैं, गुलजार, 2009 में। इन तीनों लोगों को मिला है 2009 में। 2009 में कितने हो गए टोटल? ये 5 हो गए। करंट अफेयर्स का याद है कौन से गाने को भी मिला 2023 में? 2023 में कौन सा सॉन्ग बना था भैया? नाचो नाचो, नाटू नाटू सॉन्ग। क्या बोलोगे? कौन सी मूवी का था नाटा नाटू सॉन्ग भैया? ट्रिपल आर मूवी का। ट्रिपल आर मूवी देखी थी जूनियर एनटीआर की। क्या बोलोगे? ट्रिपल आर मूवी, जिसको साथी कंपोज किया था आपका किसने? कंपोजर कौन थे इसके? एम एम किरवानी थे। एम एम किरवानी इसके कंपोजर हैं, एम एम किरवानी। 2023 में मिला किसको? नाटो नाटो को। और साथ में एक शॉर्ट मूवी और थी 2023 में ही, 2023 में ही, द एलिफेंट विस्पर्स। क्या बोलोगे? द एलिफेंट, द एलिफेंट विस्पर्स। ये साथी आपका क्या थी? एक शॉर्ट मूवी थी। क्या थी? एक शॉर्ट मूवी थी। इसको मिला था दोस्त किसके लिए? 2023 के शॉर्ट मूवी का। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, मुझसे पहले आंसर दिया बहुत सारे दोस्तों ने। नेक्स्ट है,
दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ऑस्कर याद रखेंगे ना, मैं आपसे पूछूं ऑस्कर जैसे पुरस्कार था किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप कहेंगे फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है भैया। अम्पास आपका अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा उसको दिया जाता है। उसको सबसे पहले हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में प्रदान किया गया था। हॉलीवुड कहाँ है भैया? अमेरिका में है। सबसे ज़्यादा ऑस्कर किसको मिले हैं भैया आपके? कौन वो व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीते हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो मिक्की माउस से जुड़े हुए हैं, तो क्या बोलोगे भैया? वॉल्ट डिज्नी। मैं आपसे पूछूं कौन सी मूवी है जिसको सबसे ज़्यादा ऑस्कर मिले हैं, तो 11 ऑस्कर जीतने वाली 3 फिल्में सबसे ऊपर है। आपका टाइटैनिक को भी 11 ऑस्कर मिले हैं, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को भी 11 ऑस्कर मिले हैं, और बैन हुर मूवी को भी कितने मिले हैं साथी? आपका 11 ऑस्कर मिले हैं। कितने मिले हैं? 11 ऑस्कर मिले हैं। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन है क्या आपका दोस्त? क्या आपका यूएस ओपन? फ्रेंच ओपन शुरू हुआ था 1891 में। 1891 में। यूएस ओपन कब शुरू हुआ था? इससे 10 साल पहले 1881 में। विंबलडन कब शुरू हुआ था साथी? आपका 1877 में शुरू हुआ था विंबलडन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ था 1905 में। तो सबसे पुराना कौन सा है बताएंगे? विंबलडन है। क्या बोलेंगे? विंबलडन है। और इनके साथी वर्ष में होने का क्रम क्या है? किस क्रम में ये होते हैं? किस क्रम में होते हैं? तो याद रख लेना, केमिस्ट्री का नियम ऑफ बाउ। क्या बोलोगे? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले साल में, ठीक है। फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन। क्या होता है? फ्रेंच ओपन। फिर होता है बी से, आपका होता तो डब्ल्यू से, लेकिन बी से याद रख लो, क्या दिक्कत है? विंबलडन होता है। और यू से होता है आपका यूएस ओपन। क्या होता है? यूएस ओपन भैया होता है। क्या होता है? यूएस, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपका यूएस ओपन होता है। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? आप मुझे बता सकते हैं भारत में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कितनी बार हुए हैं टोटल? तो आप कहेंगे भारत में भैया सिर्फ एक ही बार कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं। वो आपका कब हुए थे दोस्त? 2010 में हुए। क्या बोलेंगे? 2010 में हुए थे। अच्छा मुझे बताओ पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो कब हुए थे? PWG लिख सकता हूँ इनको। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? 1930 में। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। क्या बोलोगे? हैमिल्टन। हैमिल्टन कनाडा में हुए थे आपका 1930 में। क्या बोलेंगे? दूसरे कब हुए थे आपका? क्या भारत ने पहले में पार्टिसिपेट किया था? आप कहेंगे दूसरे 1934 में हुए। इसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था, भारत ने भाग लिया था। और यहीं पर कॉमनवेल्थ में जो पहला मेडल आया हमारा, राशिद अनवर का आया। कॉमनवेल्थ में पहला मेडल जीतने वाला भारतीय कौन है? वो राशिद अनवर है। क्या बोलोगे? राशिद अनवर है। कुश्ती में इनका ब्रॉन्ज आया था। कुश्ती में क्या आया था? कांस्य पदक इनका आया था कुश्ती में। क्या बोलोगे? कांस्य पदक इनका आया था। अभी पिछले जो हुए थे वो कब हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स? 2022 में। अब 2026 में होंगे। 2022 के कहाँ पर हुए थे साथी? बर्मिंघम में हुए थे। तो जब तक अगले नहीं हो जाते 2026, तो इससे डेटा पूछा जाता रहेगा। मुझे बताओ बर्मिंघम में जो ये साथी आपका, बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, इसमें भारत की रैंक क्या थी? सबसे मेरा प्रश्न है कि भारत की रैंक इसमें क्या आई थी? तो भारत इसमें चौथी रैंक पर आया था 61 मेडल्स के साथ में। 61 मेडल्स में थे हमारे कितने थे? 22 गोल्ड थे। क्या बोलेंगे? 22 गोल्ड थे। 22 गोल्ड थे, ये आप लोगों को याद रखना है। कितने थे? 22 गोल्ड थे। जो राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुए 2010 में, वो कहाँ पर हुए थे दोस्त? नई दिल्ली में हुए थे। कौन हुए थे? कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। जिनके लिए अध्यक्ष किनको बनाया गया था राष्ट्रमंडल खेलों के लिए? सुरेश कलमाड़ी को बनाया गया था। किसको? सुरेश सुरेश कलमाड़ी को बनाया गया था। क्या बोलेंगे? सुरेश कलमाड़ी को भैया बनाया गया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे बहुत बढ़िया। उदय BSF लवर बड़ा गजब उत्तर दिया है। भैया इन खेलों को जब 100 साल हो जाएंगे, यानी 2030 के भी कहाँ पर होंगे? वो कनाडा में ही होंगे। लेकिन मेरा प्रश्न था 2026 के कहाँ होंगे? 2026 के कहाँ पर होंगे, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन था।
द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बुक भी अच्छी है, और जो इसकी राइटर हैं वो एसएससी की फेवरेट राइटर में से एक हैं। एसएससी बार बार उनकी कोई सी न कोई सी बुक पूछता रहता है। अरुंधति रॉय हैं, अरुंधति रॉय हैं। इनकी किताबें आप बताइए। छोटी चीजों का देवता, क्या बोलोगे? छोटी चीजों का देवता यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ, इसको बोलते हैं छोटी चीजों यानी मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये मैं पता है हिंदी में क्यों बोल रहा था, क्योंकि यूपी पुलिस जो रद्द परीक्षा थी पिछली फरवरी वाली, उसमें पूछा गया था इसी नाम से कि मामूली चीज़ों का देवता क्या है। बहुत बढ़िया भैया, ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2026 में कॉमनवेल्थ, बहुत कमाल बहुत कमाल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्या बोलेंगे? आज़ादी किताब किसकी है? आज़ादी किताब किसकी है? ठीक है, आज़ादी बुक किसकी है? द कोस्ट ऑफ लिविंग। इनको किताबों को हमेशा इंग्लिश में ही याद किया करो, ठीक है? द कोस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि एसएससी तो हमेशा ज़्यादातर किस में पूछती है? इंग्लिश में ही पूछती है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये किसकी बुक है साथी आपका? ये अरुंधति रॉय की बुक है। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, वॉकिंग वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये किसकी बुक है? ये अरुंधति रॉय की बुक है। द डॉक्टर एंड द सेंट, क्या बोलोगे? द डॉक्टर एंड द सेंट, ये किसकी बुक है? इन्हीं की बुक है। माई सैडिटियस हर्ट किसकी है? क्या बोलोगे? माई सैडिटियस हर्ट, माई सैडिटियस हर्ट किसकी है? वो इन्हीं की किताब है। अब ये जो सारे ऑप्शन मैंने लिख दिए, इन ऑप्शन में से कोई एक मुझे ये बताओ, इन ऑप्शन में से कोई एक बताओ कि इनको, अरुंधति राय को, जो बुकर प्राइज मिला वो किस पुस्तक के लिए मिला था? बुकर प्राइज किस पुस्तक के लिए मिला था? तो बुकर जीतने वाली ये पहली महिला हैं। क्या बोलोगे? बुकर अवार्ड, बुकर अवार्ड जीतने वाली, बुकर अवार्ड मिलता है लिटरेचर के लिए, लेखन के लिए। अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन कौन सी हैं? पहली इंडियन वुमेन कौन सी है? पहली इंडियन वुमेन आपका वो अरुंधति रॉय हैं। और किसके लिए मिला भैया? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला। द गॉड ऑफ सॉरी द गॉड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स के लिए मिला। किस ईयर में मिला था? तो आप बोलेंगे भैया इनको मिला था आपका 1997 में। किसमें? 1997 में मिला था, 1997 में। बहुत खूब, बहुत गजब, बहुत शानदार। मैं आपसे पूछ लूं, बुकर अवार्ड कब शुरू हुए थे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। बुकर अवार्ड कब शुरू हुए थे? बुकर दो तरह के होते हैं, एक तो बुकर होता है, एक बुकर इंटरनेशनल होता है। बुकर इंटरनेशनल यानी बुकर अंतर्राष्ट्रीय तो 2005 में शुरू हुए थे, लेकिन बुकर अवार्ड की साथ ही अगर बात करते हैं तो वो 1969 में शुरू हुए थे। कब? 1969 में शुरू हुए थे। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने सोनागिरी में, पावापुरी में, श्रवण बेलगोला से संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य का। क्या बोलोगे भैया? पावापुरी, जिसको अप्पापुरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को भैया अप्पापुरी भी कहते हैं। अप्पापुरी का मतलब होता है पाप रहित नगरी। क्या मीनिंग है इसका? पाप रहित नगरी होता है। तो भगवान महावीर जी की बात करें, उनका जन्म कब हुआ था जरा बताएंगे? उनका जन्म हुआ था भैया 540 बीसी में। बीसी का मतलब है 2024 में जोड़ लो, यानी लगभग 2500 साल पहले हुआ था। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? कब डेथ हुई थी? तो डेथ उनकी हुई थी आपका 72, यानी कि आपका 72 वर्षों का उनका जीवन है। और 72 वर्ष कैसे बैठेंगे आपका? 40, 40 और 30, 32 और 72, यानी कि 468 बीसी में उनकी डेथ हुई थी। 468 बीसी में। तो कितने का उनका 72 ईयर का उनका कुल जीवन है, 72 वर्ष का। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था किस पेड़ के नीचे हुआ था बताएंगे? तो 30 वर्ष की अवस्था में तो भैया इन्होंने अपने घर को छोड़ा था, अपने भाई नंदीवर्धन से मात लेके। 30 वर्ष में क्या कर दिया था इन्होंने? अपने घर को त्याग दिया था। तपस्या इनकी कितनी हुई थी? 12 वर्ष हुई थी, 12 वर्ष हुई थी। और जो इनको नॉलेज हुई, क्या बोलेंगे? जो इनको एनलाइटन ये हुए, जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिरम्बिक ग्राम में। कहाँ पर? जिरम्बिक ग्राम में इनको, जिरम्बिक ग्राम में इनको गांव गांव आपको ग्राम में गांव प्राप्त हुआ था, और साल वृक्ष के नीचे। यहीं पर क्वेश्चन आता, महात्मा बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था?
महात्मा बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उनके लिए आंसर होगा पीपल। क्या होगा? पीपल आंसर होगा। मैं पूछूं जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए, बताएं फटाफट से। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में भैया 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए आपका। मुझे आप पहले बताओ, तीर्थंकर अर्थात मार्ग दिखाने वाला। जो पहले तीर्थंकर हैं वो कौन थे? पहले पहले तीर्थंकर कौन थे? बताओ जी। पहले तीर्थंकर भैया ऋषभदेव थे। कौन थे? द फर्स्ट तीर्थंकर, जो पहले पहले साथी तीर्थंकर थे वो कौन थे आपका, जो पाथ को डिफाइन कर दे? ऋषभदेव। दूसरे तीर्थंकर कौन थे आपका? दूसरे तीर्थंकर भैया अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ थे। मैं आपसे पूछूं 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें थे आपका, 22वें भी याद रख लो, अरिष्टिनेमी थे। 22वें कौन थे? अरिष्टिनेमी। पहले दो और दोस्त ये बाद के तीन मत भूलना, ठीक है। 23 कौन थे आपका? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें तो अपने हैं ही कौन? महावीर स्वामी जी थे। कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं महावीर स्वामी ने कुल कितनी एजुकेशन दी थी? महावीर स्वामी ने कुल कितनी एजुकेशन दी थी, फटाफट से बताएंगे। तो जो पहले पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी? क्या बोला था उन्हें? सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए हमेशा, आपको हिंसा से दूर रहना चाहिए, आपको अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए, धन संचय नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह, ठीक है, एक्युमुलेशन नॉट अलाउड। क्या बोलेंगे? किसी भी चीज़ का संचय नहीं करना चाहिए, ना धन का, आपको चोरी नहीं करना चाहिए, नॉट स्टीलिंग, ठीक है, अहिंसा की बात की गई और आपका सत्य की बात की गई। ये पार्श्वनाथ थे, इन्होंने जोड़े थे आपका 4। तो इसमें महावीर स्वामी जी आके जोड़ते हैं 5वां। क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी जी ने 5वां जोड़ा साथी इसमें नियम। और 5वां क्या था? वो 5वां है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया था आपका? तो आप बोलेंगे भैया सेलिबेसी, वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? वो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी जी के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा स्तूप, पहले तो क्वेश्चन पूछ लिया था स्तूप का संबंध किस धर्म से है, मुझे बताओ। स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? केसरिया है क्या? क्या शांति स्तूप है? क्या सांची स्तूप है? या महास्तूप है? तो क्या बोलेंगे? भारत का सबसे बड़ा स्तूप भैया जी केसरिया स्तूप है। केसरिया स्तूप है जिसकी खोज की गई थी किसके द्वारा? के मोहम्मद द्वारा। किसके द्वारा? के मोहम्मद द्वारा। आप मुझे बताओ ये कहाँ पर स्थित है केसरिया? किस स्टेट में है? केसरिया साथी आपका बिहार में है, यानी जो पूर्वी चंपारण है वहां पर ये स्थित है, बिहार के चंपारण में, जहां पर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था 1917 में। केसरिया हो गया आपका के मोहम्मद द्वारा। और इसकी जो खोज हुई याद रख लेना, वो 1958 में हुई, 1958 में हुई। ऑप्शन बी को देखिए, भारत में शांति स्तूप कहाँ पर है, बताएंगे जी। भारत में शांति स्तूप कहाँ पर है? भैया ये लेह में है। कहाँ पर है? लेह में है। लेह लद्दाख लेह। सांची स्तूप कहाँ पर है भारत में? भैया मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है ये भैया? आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। मुझे बताओ सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पर है? वर्तमान में कितने रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है? और सांची का स्तूप जो है वो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। क्या बोलेंगे? सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। और यही सांची का स्तूप यूनेस्को की जो साथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि आपका जो विश्व विरासत सूची है, क्या है? विश्व विश्व विरासत सूची है। उस विश्व विरासत सूची में साथी इसको शामिल किया गया। कब? 1989 में। मेरा क्वेश्चन है वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितनी साइट हैं? वर्तमान में भारत की कितनी साइट हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, बताएंगे जी। वर्तमान में भैया 43 साइट हैं। 43 साइट है। 41वीं तो याद ही है ना आपको? 41वीं शांति निकेतन है। क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, ये तो पहले से याद होगा। 42वीं आपका सोमनाथपुरा के टेम्पल थे, सोमनाथपुरा के टेम्पल थे। अब 43वीं कौन सी बनी है? तो 43वीं साइट बनी है असम की मोदियम्स, जिसका संबंध है अहोम वंश से। मोदियम्स ये 43वीं साइट बनी है। एक दिन इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा।
कहाँ से किससे रिलेट करती है ये? अहुम वंश थे, तो अमोन वंश के जो राजा थे वो अपने राजा को, जैसे मम्मी होती थी ना, आपने मूवीज में देखी होंगी, एक लेप लगा के लंबे समय तक संरक्षित रखना उसको, एक लंबे समय तक बॉडी को रखे रखना कि भैया हमारा राजा मरा नहीं है, हमारा तो जिंदा है। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। नेक्स्ट है लॉयन कैपिटल का निर्माण, ये क्या लिख रहा है इसमें नंबर सा? 49999। अरे इनको उड़ा देकर यार, जो तुम्हें लगे ना, जो फालतू का बेमतलब की बात पे अड़ा हुआ, उसको उड़ा देकर तू। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के रिक्त स्थान ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया। लॉयन कैपिटल का निर्माण किस लिए हुआ? सिंह जो स्तंभ है साथी, उन्होंने घर छोड़ा आपका, या आपका ज्ञान प्राप्त उनको हुआ, या निधन, या उनका प्रथम उपदेश? जो उन्होंने आपका प्रथम उपदेश दिया साथी, कहाँ पर? सारनाथ में। क्या बोलेंगे? सारनाथ में उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया उत्तर प्रदेश में, सारनाथ का पुराना नाम था ऋषिपत्तनम। क्या बोलोगे? कई बार तो ये पूछा गया है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ को ऑप्शन में ही नहीं दिया, ऋषिपत्तनम आया ऑप्शन में हमेशा। ठीक है, अब मुझे बताओ तो ये बड़ी घटना है कि नहीं है? जी भैया बड़ी घटना है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म से कितनी संबंधित बड़ी घटनाएं कितनी है जिनको इतिहास में पूछा जाता है? पहला घटना है उनका, जो उन्होंने घर को छोड़ा, जो उन्होंने घर को छोड़ा, अबंडन ऑफ होम। ठीक है, दूसरा साथी वो जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो वो एनलाइटन हुए, जो उनको नॉलेज मिली। तीसरा उन्होंने साथी जब ज्ञान हो गया तो लोगों को जो उपदेश दिया, जो लोग पहले उनके साथ बैठे थे 5 लोग, ठीक है, जो उनको छोड़ के चले गए थे जब उन्होंने उस गांव के प्रधान की लड़की के हाथ से उस खीर का सेवन कर लिया था, तो पहला भी उन्हीं को दिया, उन्हीं को समझाया। चौथा, आपका पहला उपदेश के बाद में जो उनका निधन हुआ, मृत्यु हुई, तो उनका जो घर त्याग है, उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिश, क्या बोलोगे? महाभिनिष्क्रमण भैया उसको कहा गया है। संबोधि को क्या कहा गया है? कि उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरी घटना कौन सी है उनके ज्ञान प्राप्त होने की? जब उनको एनलाइटन वो हुए तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि, कि वो एनलाइटन हो गए, एनलाइटन हो गए। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया, जो उनका पहला सरमन था, वो साथी इस घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जब इनका निधन हुआ, उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण उसको बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, की भैया डेथ हो गई उनकी। अच्छा मुझे बताओ, इनकी जो डेथ हुई थी वो किस ईयर में हुई थी? तो 563 ईसा पूर्व तो इनका जन्म है महात्मा बुद्ध जी का। क्या बोलोगे? 563 ईसा पूर्व तो जन्म था, तो 483 ईसा पूर्व, यानी 82, कुल मिला के 80 वर्षों का उनका जीवन था। 80 वर्षों का उनका जीवन था, तो ये क्या बोलेंगे? उनका जो परिनिर्वाण हुआ वो 483 में हुआ। कब? 483 बीसी में हुआ। अब क्वेश्चन ये, 483 बीसी में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? गजब तरीके से बता दो। तो आप बोलेंगे भैया बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए महात्मा बुद्ध के बाद में आपका 4 तो मुख्यतः, और आपका दोस्त 4 तो मुख्यतः, और आपका पांचवी भी हुई थी एक, लेकिन 4 मुख्य रूप से हुई। तो पहली कब हो गई थी? उनकी डेथ पर ही, 483 बीसी में। ठीक है, दूसरी हुई थी आपका 383 बीसी में। तीसरी हुई थी आपका 255 बीसी में, ईसा पूर्व में। चौथी हुई थी आपकी फर्स्ट सेंचुरी में, प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में। बस याद रखना किस राजा के समय हुई, क्या बोलोगे, और किसके समय पर, कौन से स्थान पर। तो क्या बोलोगे? पहली हुई थी RVP के। क्या बोलोगे? RVP के। तो क्या बोलोगे? राजगृह। राजगृह आपका। दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी साथी आपका कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ पर हुई थी दोस्त आपका? चौथी के अर्थात कुंडलवन में। चौथी कहाँ पर हुई थी? वो कुंडलवन में हुई थी। कहाँ बोलोगे? कुंडलवन में। RVP के। RVP के आप बोलोगे नॉट, यू आर नॉट PK। क्या बोलेंगे? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इसके जो साथी राजा थे जो संरक्षित इसको करते थे, ये तो प्लेस हो गया, जगह हो गई। राजगृह जो कि मगध में, यूपी बिहार में पड़ता था उस समय। ठीक है, तो जैसे कुंडलवन कश्मीर में था, पाटलिपुत्र बिहार में था, पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। राजा कौन था? क्या बोलेंगे? AK भैया, राजा है AK-47, AK। क्या बोलेंगे? अजात शत्रु था पहले,
पहले में कौन था? अजात शत्रु था। दूसरा कौन था साथी? दूसरी के समय कालाशोक था। तीसरी के समय कौन था साथी आपका? अशोक था। और चौथी के समय बोलो कनिष्क। ये चीजें मैं आपसे बार बार इसीलिए पूछता हूँ और बताता हूँ कि खुश मत होना इससे अगर तुमको इनके आंसर पता होते हैं तो। अपने ऊपर इस बात के लिए प्राइड महसूस करना, हाँ ये मुझे पहले याद हुए तो प्रैक्टिस से ही याद हुए, नहीं तो पहले भी अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो याद थोड़ी ना होते। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? भैया 42वां होयसल टेम्पल है। जी भैया होयसल टेम्पल है, मैंने कुछ और लिख दिया। 42वां सोमनाथपुरा। अच्छा मैं ये बोल रहा था भाई, यहाँ देखो सोमनाथपुरा जो लिख रखा है ना, सोमनाथपुरा के टेम्पल ही होयसल टेम्पलों का हिस्सा है। हेलोबिड के टेम्पल, सोमनाथपुरा के टेम्पल होयसल है, बिल्कुल ठीक होगा। होयसल लिख देते हैं, लीजिए। होयसल के जो साथी मंदिर हैं उन्हीं में शामिल हैं आपके हलोबिड के टेम्पल, उन्हीं में शामिल है आपके कौन कौन से? उन्हीं में शामिल है आपके सोमनाथपुरा के टेम्पल। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत अच्छा आपने इसको याद दिलाया, वेरी गुड, थैंक यू। बौद्ध वास्तुकला में निम्न में से कौन सा एक ध्यान कक्ष जहां ध्यान लगाया जाता है और भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है? क्या उसको विहार बोलेंगे, या चैत्यागृह बोलेंगे, या पिटरा ड्यूरा बोलेंगे, या स्तूप बोलेंगे? स्तूप बोलेंगे, बोलेंगे भाई। स्तूप कहेंगे क्या उसको? नहीं जी भैया, उसको बोलते रहने के स्थान को विहार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको विहार कहते हैं। स्तूप तो किसको बताता है? भगवान बुद्ध के आत्मज्ञान को दर्शाता है। किसको? जो उनको सेल्फ नॉलेज हुई उस आत्मज्ञान को दर्शाता है। ठीक है, जो कहानियां हैं उनको दर्शाता है स्तूप तो। ठीक है, जैसे बौद्ध विहारों में अजंता क्या है? एक बौद्ध विहार ही है अजंता। मैं आपसे पूछूंगा अजंता एलोरा आगे चल के। अजंता एलोरा जब मैं यूनेस्को की साइट बताऊंगा। तो अजंता एलोरा क्या है आपकी नज़र में, क्या है वो आप बताएं। आप कहेंगे भैया हमारी नज़र में तो गुफाएं हैं। हम अगर बात करें 1983 में इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे पहले शामिल किया गया था, अजंता और एला। कहाँ पर है ये? संभाजी नगर में, जिसका पुराना नाम क्या था? औरंगाबाद था। किस राज्य में स्थित है भैया? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। बरहूत स्तूप जातक कथाओं, जातक कथाएं मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कहानियां थी उनकी संख्या है 549। जातक कथाओं की कुल संख्या 549 है। तो बरहूत स्तूप जो जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, तो यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बरहूत क्या एमपी में है, क्या बिहार में है? तो आप बोलेंगे बरहूत, बिल्कुल भैया। पुष्यमित्र सुंग ने इसको बनवाया था। कौन थे? सुंग वंश के शासक पुष्यमित्र सुंग ने इसको बनवाया था। किसने? पुष्यमित्र सुंग ने इसको बनवाया था। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ने, मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आज आपकी इंग्लिश की क्लास कितने बजे है जरा बताएंगे मुझे? इंग्लिश की क्लास, अब तो तुमको टेंशन नहीं रहेगी ना कि भैया इसको 2 में ख़त्म करना, तो अब मैं प्रश्न की संख्या घटा और बढ़ा सकता हूँ अपनी मर्जी से। तुमने कहा था भैया हम मेहनत करेंगे, दम लगाना दोस्त हर रोज 7 बजे से। बहुत कमाल, 7 बजे से सबको पता है, मतलब टाइम बहुत शानदार। आएंगे कुछ स्तूपों के नाम मैं आपसे जानना चाहूंगा, साथ ही मुझे बताओ। महाबोधि, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो अक्सर पूछा जाता है। महाबोधि जो स्तूप है ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है भैया? महाबोधि स्तूप ये बोध गया में है। बोध गया में ही तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जी भैया, बोध गया बिहार में है महाबोधि स्तूप। कहाँ पर है? महाबोधि स्तूप। धमेक स्तूप कहाँ पर है? धमेक स्तूप एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया। धमेक स्तूप सारनाथ। उससे पहले पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में, सारनाथ में। मुझे बताओ रामभर स्तूप कहाँ पर है? रामभर स्तूप कहाँ पर है दोस्त? रामभर स्तूप है आपका उत्तर प्रदेश में। ये भी क्या बोलेंगे, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब यूपी यूपी याद रखेंगे, यूपी यूपी। तो एमपी में है भरहूत, और एमपी का और कौन सा बताया था? सांची स्तूप बताया था। कौन सा बताया था? सांची स्तूप बताया था। रामबर स्तूप आपका कुशीनगर में स्थित है। आगे, भारत में एकल नागरिकता, भाई हमारे यहाँ एक ही देश की नागरिकता हो सकती है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। जी भैया, कहाँ से लिया हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट? इंग्लैंड से लिया क्या ये हमने? जी भैया, ये हमने इंग्लैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से ये हमने लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम नागरिकता की बात करते हैं, नागरिकता को संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो क्या बोलोगे भैया? भाग 2 में बताया गया है। किसमें? संविधान के भाग 2 में बताया गया है। ठीक है, भाग 2 में कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 5 से 11 आते हैं। ठीक है, 5 से 11 आते हैं। मुझे बताओ नागरिकता पर जो साथी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा?
नागरिकता पर कानून कौन बनाता है साथी? ये अधिकार किसको है? किसको है ये अधिकार? ये अधिकार भैया जी संसद को है। किसको है ये अधिकार? भारत की पार्लियामेंट को है कि वो उस पर लॉ बनाएगी। लॉ मेकिंग ऑन सिटीजनशिप, ये किसका राइट है? तो ये साथी आपका क्या बोलेंगे, हमने किसका राइट दिया हुआ है संसद को? नागरिकता का। इंग्लैंड से और क्या क्या हमने लिया है बोलेंगे? भैया हमारे यहाँ दो हाउस होते हैं, दो हाउस जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? इंग्लैंड से लिया। संसदीय जो विशेषाधिकार हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं साथी आपका, वो कहाँ से लिए गए हैं? पार्लियामेंट्री जो आपका प्रिविलेज है उनको कहाँ से लिया गया है? वो आपका इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है। जो साथी हमने अपना पार्लियामेंट मॉडल लिया है, संसदीय स्वरूप, क्या बोलेंगे? संसदीय स्वरूप, ये किससे लिया है हमने? इंग्लैंड की वेस्टमिंस्टर प्रणाली से लिया है। किससे लिया है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम। ये कहाँ का है? वेस्टमिंस्टर सिस्टम ये इंग्लैंड का है। उसी से हमने क्या लिया? संसदीय स्वरूप लिया। हमारे यहाँ जो कैबिनेट प्रणाली होती है, जो कैबिनेट सिस्टम होता है, यानी मंत्रिमंडल जो होता है, कैबिनेट सिस्टम, ये हमने कहाँ से लिया है? तो क्या बोलेंगे? हमने जो साथी आपका, हमारे यहाँ दो हाउसेस होते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है साथी आपका, जो पार्लियामेंट का साथी मॉडल है, और जो कैबिनेट सिस्टम है, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ये भैया हमने इंग्लैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से ये हमने लिया है। तो भाग दो में क्या बोलेंगे आपका? किसके बारे में? नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है भाग दो। मुझे बताओ भाग तीन में किसके बारे में बताया गया है? भाग तीन किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है मूल अधिकार के बारे में, कि आपके अधिकार क्या हैं अपने जीवन से रिलेटेड। मूल अधिकारों को ही हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। जैसे मूल कर्तव्य बोल दें या आपका मौलिक कर्तव्य बोल दें तो एक ही बात होगी। मौलिक अधिकार यानी कि आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। फंडामेंटल राइट्स। अब दोस्त मुझे बताओ फंडामेंटल राइट्स कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक हैं? तो आर्टिकल भैया 12 से 35 तक हैं। कितने दोस्तों को पहले से आर्टिकल याद हैं कि 12 से 35 के बीच कुछ भी बता देंगे? बताएंगे जी। आर्टिकल 12 से 35 मुझे बताओ भाग चार में क्या है साथी आपका? भाग चार में भैया डीपीएसपी को बताया गया है। डीपीएसपी को बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? राज्य के जो नीति नीति निर्देशक तत्व हैं बताएंगे जी। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से कहाँ तक बनाए गए हैं? तो आप बोलेंगे भाग चार में भैया आर्टिकल 36 से 51 तक बताया गया है। 36 से 51 तक। फिर मैं आपसे पूछूं भाग चार ए में क्या बताया गया है? ए का मतलब है बाद में जोड़ा गया। कभी भी आपको किसी भी अनुच्छेद में लगे ना ABC, उसका मतलब ही क्या होता है? जी भैया बाद में जोड़ा गया। तो बाद में जोड़ा गया तो कौन सा जोड़ा गया? इसमें आर्टिकल 51A को जोड़ा गया। आर्टिकल 51A में क्या बताया गया है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है। किसके बारे में? फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। जैसे नागरिकता को हमने लिया कहाँ से साथी आपका? ब्रिटेन से। मुझे बताओ मूल अधिकार, पूरी दुनिया में अपना अधिकार जमाने का काम कौन सा देश करता है? किस देश से लिए हैं हमने मूल अधिकार? भैया यूएसए से लिए हैं, यूएसए से। डीपीएसपी को हमने किससे लिया है? आयरलैंड से। और मैं कहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं कैसे पहचानता हूँ, पुराने स्टूडेंट हैं या नहीं, पुराने चावल हैं नए चावल हैं? क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे भैया पुराने चावल बता दो कि डीपीएसपी को आयरलैंड के किस आर्टिकल से लिया गया है। इससे बच्चे पहले ही समझ जाते क्या पूछूंगा मैं। क्या बोलोगे? किससे, किस अनुच्छेद से लिया गया है जरा बता दें। भैया मिशन स्काई अनुच्छेद 45 से हमने ये लिए हैं भैया आयरलैंड के। ये बताना फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं? अपना कर्तव्य कौन निभाता है भारत के साथ में? रूस निभाता है। यानी उस टाइम पे तो ये 1976 में जब जोड़े गए, जब रूस नहीं था। रूस 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उसके बाद में साथ ही आपका रूस आया। उससे पहले तो वो सोवियत संघ था, तो उस समय हमने सोवियत संघ से लिए। उस समय तो हमने कहाँ से लिए थे? सोवियत। नेक्स्ट आगे आए जी, चले भैया, चलो जी।
रिक्त स्थान में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लॉ को लेके आए। सीएए कब आया दोस्त आपका? 1 जनवरी 2019 को नहीं जी, बड़ा बवाल हुआ था भैया, दिसंबर 2019 में आया, दिसंबर। और लागू कब हुआ था ये, इसकी डेट अगर मैं आपको बताऊं, लागू हुआ 30 दिसंबर 1900, क्या बोलोगे, 2019 को, 30 दिसंबर को, ठीक है, 30 दिसंबर को ये लागू हो गया। अच्छा मुझे बताओ, पहली बार जो साथी अगर मैं पूछूं आपसे, जो आपका नागरिकता अधिनियम है वो कब आया था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? अमेंडमेंट तो छोड़िए, पहले सिटीजनशिप एक्ट को बताइए। नागरिकता अधिनियम कब आया था भारत में? पहली बार सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? सिटीजनशिप, क्या बोलोगे, सिटीजनशिप एक्ट भारत में कब आया था? सिटीजनशिप एक्ट, तो क्या बोलोगे, सिटीजनशिप एक्ट आया था भैया हमारा 1955 में। कब आया था? 1955 में आया था। और इसमें कब कब सुधार हुए हैं, इसके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। 1986 में। तो पूछता है इसमें पहला संशोधन, पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1986 लिखना। कब हुआ था पहला संशोधन भैया? 1986 में हुआ था। फिर 1992 में हुआ, फिर साथ ही 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ आपका, फिर 2015 में अमेंडमेंट हुआ, और फिर हुआ आपका जो ये सीएए हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। और ये हो गया था आपका 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित। कब पारित हुआ था? संसद में ये पारित हो गया था आपका 11 दिसंबर 2019 को। तो ये संशोधन हमारे आज तक के नागरिकता में हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे रिसेंट का संशोधन, और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ये कब आया, और तीसरा साथी आपका महत्वपूर्ण बात है कि पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो क्या आंसर आएगा? 1986 भैया हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोलेंगे? 1986 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, हमारा 26 को सीजीएल का पेपर है, क्या हम देख सकते हैं? जी साथी, बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान है जो अस्पृश्यता का अंत करता है? किसको? अनटचेबिलिटी की, भैया मुझे छूना मत, छुआछूत, मैं अपवित्र हो जाऊंगा मुझे छू लोगे तो ये अपवित्र होने वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसीलिए बोला गया कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। और अस्पृश्यता को क्या बोलेंगे आपका? बोलेंगे भाई फटाफट से बोलेंगे, क्या कह रहे हैं भाई, दिखाएं। सर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, आपने बोला था यूपी पुलिस पेपर के बाद जीएस टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। अरे मेरे दोस्त, अभी पढ़ाऊंगा, अभी भी बोला है। ऐसे नहीं है, इसको खत्म करके एक पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी उसके लिए, कंप्लीट जीएस के लिए, वो पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, इसके बाद ही पढ़ाऊंगा। बोला है तो पढ़ाऊंगा भाई। ऐसा नहीं बोला था मैंने यूपी पुलिस खत्म हो दे तुरंत पढ़ानी शुरू कर दूंगा। मैंने बोला पेपर होने जा दो, आराम से मुझे थोड़ा समय दो, उसमें समय लगेगा, पढ़ाऊंगा। प्रॉमिस टू यू, प्रॉमिस किया है तो निभाएंगे, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है साथी, बताएंगे। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता को कहता है। क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और एक यही अनुच्छेद है जो दो देशों से लिया गया है, यूके और यूएसए। एकमात्र अनुच्छेद है ये भारत का जो कौन से दो तरह के संविधानों से प्रेरित है? यूके से। यूके से किस बात की गई है भैया? उत्तर यहाँ से यूनाइटेड किंगडम से। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। और इसी में साथ ही आपका इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और आपका क्या बोलेंगे जो यूएसए का, इसको क्या बोला गया? प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, यानी जो संरक्षण की बात है, इसकी विधि के समान संरक्षण साथी। तो ये दोनों से लिए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद है जो दो देशों से प्रेरित है? सिर्फ यही। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि भैया कोई भी किसी भी तरह का, 15 कहता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलेंगे? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। आपका डिस्क्रिमिनेशन किसको बोलते हैं? भेदभाव को, यानी कि भेदभाव पर रोक लगाता है। कैसे भेदभाव पर रोक लगाता है जरा बताएंगे? ये कहता है कि भैया, ये क्या कहता है कि धर्म
किसके अनुसार? कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, आप उससे कोई भेदभाव नहीं कर सकते, उसकी कोई भी जाति हो, ऐसे नहीं कि वो स्त्री है पुरुष है, यानी लिंग के आधार पर भी, धर्म जाति लिंग रूप आदि के आधार पर आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। उसके जन्म स्थान के आधार पर कि वो गांव का है शहर का है, इस तरह का आप कोई उसमें क्या बोलेंगे, कोई भी अंतर नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? आर्टिकल 16 ये लोक नियोजन को बताता है। लोक नियोजन के अवसर पर समानता। जैसे एमटीएस का फॉर्म आया, आप सब भरवाए या किसी को रोक लिया गया था? लोक नियोजन पर क्या बोलेंगे? जो अवसर मिलेगा, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आप सब भर पाए थे फॉर्म या नहीं? जी भैया। एक एज बता दी थी उन्होंने, इस एज से लेकर के इस एज तक, और जो आपका एज में रिलैक्सेशन मिला किसी को, अगर आपका किसके हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, तो सबको अवसर मिला, जो उन्होंने एक कैटेगरी दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को बताया गया है। मुझे बताओ आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है आपका? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधि का अंत बताया गया है। क्या बोलेंगे? उपाधियों का भैया अंत बताया गया है, उपाधियों का अंत। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या बताया गया है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स को बताया गया है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। लेकिन कैसे टाइटल्स छोड़ दिए गए हैं इसमें? आर्म्ड वाले यानी सैन्य टाइटल्स कोई ग्रहण कर सकता है, या विद्या वाले कोई ग्रहण कर सकता है, जो आपका किससे, एजुकेशन से रिलेटेड है। लेकिन भारत रत्न तो दिया जाता है भैया। भारत रत्न तो उसके लिए ही तो जनता पार्टी की सरकार आई थी जब 1977 में, उसने भारत रत्न पर रोक लगाई थी, हाँ या ना? कितने लोग जानते हैं? भारत रत्न पुरस्कार जो 1954 से शुरू हुए दोस्त है, उनको जनता पार्टी की सरकार ने 1970 में रोक लगा दी थी। उसके बाद फिर कांग्रेस आती है, कांग्रेस कहती है कि नहीं भैया ये रोक नहीं लगी रहेगी। जब उनकी सरकार आई इंदिरा गांधी की 1980 में, फिर से लागू कर दिया उन्होंने, 1980 में फिर से लागू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो उपाधियों का अंत बताता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ये क्या है आपका? आर्टिकल 39 है, फ्री लीगल एड। क्या बोलेंगे? फ्री लीगल एड को बताता है। अगर मैं इंग्लिश का कोई वर्ड यूज कर रहा हूँ तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी उस पर ध्यान देंगे, उसको सीखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। तो क्या बोलेंगे भैया? मुफ्त कानूनी सहायता की बात की है। इसकी मुफ्त कानूनी सहायता को किसमें? भैया आप गरीब हैं, आप कोई क्राइम कर दे, आपको सता रहा है, तो आप कोर्ट के दरवाजे जाएं, बोलेंगे भैया पैसा नहीं है, तो सरकार क्या बोलेंगे? कोर्ट की तरफ से प्रोसीजर। आर्टिकल 39A राज्य का, ये नीति निर्देश राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने व्यक्तियों को इस तरह का न्याय प्रदान करे। अनुच्छेद 44 ये किसके बारे में है? शिक्षा का अधिकार? नहीं जी, ये है आपका कॉमन सिविल कोड के बारे में। कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता को किसमें बताया गया है? समान सिविल संहिता को आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा बताता है। डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट, कि एक राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा, ये आपका किस में आता है? 12 से 35 मौलिक अधिकारों में। 21A बताता है, आर्टिकल 21A वो बताता है किसके बारे में? शिक्षा का अधिकार। अब ए का मतलब भैया क्या हो गया? बाद में जोड़ा गया। मैंने क्या बोला? ABC बाद में जोड़े जाते हैं, तो ये कब जुड़ा बताएंगे? कब जुड़ा था, किस ईयर में जुड़ा था? तो अनुच्छेद इसके लिए आया दोस्त 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब? आपका 2002 में। क्या बोलोगे? 2002 में। इसी के द्वारा फिर हम लेके आए आपका RTE, राइट टू एजुकेशन। क्या बोलोगे? राइट टू एजुकेशन कब आया था? शिक्षा का अधिकार व्यक्ति को कब मिला था? RTE आया था 2009 में। लेकिन RTE लागू कब हुआ था? लागू हुआ था RTE लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। RTE कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था RTE। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं दोस्त, ऐसे ही एक आता है सूचना का अधिकार अधिनियम, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब लागू हुआ था? इसकी डेट कौन बताएगा?
राइट टू इंफॉर्मेशन बोल दो, कमाल तरीके से भैया, आप बस पूछते जाओ हम बताते जाएंगे। आरटीआई 2005 में आया था और लागू भी हो गया था आपका कब, 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को, जिसके तहत हम क्या बोलते हैं, कोई भी सूचना हम पा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम इसको कहते हैं। सूचना का अधिकार कब मिला था, तो क्या बोलेंगे, 2005 में मिला था। कमाल कमाल कमाल। शुक्र की तरह कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, शुक्र की तरह पश्चिम से पूर्व, सिर्फ दो ही हैं, क्या बोलेंगे आपका, जो पूर्व से पश्चिम पूछा है, सॉरी, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, बाकी सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। तो कौन कौन से, एक तो दोस्त आपका वीनस है, और वीनस की तरह ही क्या बोलोगे, यूरेनस है। कौन सा है, शुक्र और अरुण है, क्या बोलोगे, शुक्र और अरुण है। अरुण को क्या बोलोगे भैया, ये सबसे ठंडा है। मुझे बताओ ये साइज में कौन से नंबर पर आता है, क्या बोलोगे, साइज में कौन से नंबर पर आता है, ये साइज में ये थर्ड है, साइज में ये कौन सा है, ये थर्ड है। और याद रख लेना, अर्थ का साइज जो है इसका, अर्थ का 63 गुना है। क्या बोलोगे, कितने मल्टीपल टाइम्स बड़ा है ये, 63 मल्टीपल्स टाइम है आपका किसका, अर्थ का, 63 गुना बड़ा है अर्थ से। क्या बोलोगे, 63 गुना बड़ा है भैया अर्थ से। जब मैंने आपसे पूछ लिया साइज, तो साइज में सबसे बड़ा कौन सा है ये बताओ, सबसे बड़ा कौन सा होता है साइज में भैया, शनि सबसे बड़ा है क्या, नहीं जी भैया, बृहस्पति सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद में यानी जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद में दूसरा कौन सा है, क्या पूछ रहे हैं, साइज में घटता क्रम देख रहे हैं, साइज में जो साथी आपका डिक्रीज्ड ऑर्डर है, घटता क्रम है, घटता क्रम, डिक्रीज्ड ऑर्डर देखना, सबसे बड़ा कौन सा, जुपिटर है। जुपिटर के बाद में कौन सा है, सेटर्न है आपका, शनि होता है। शनि के बाद में अभी मैंने बताया आपको अरुण यानी कि यूरेनस होगा, क्या होगा, यूरेनस होगा। और चौथे पे आता है आपका वरुण यानी नेपच्यून होगा। अब पूछा जाएगा पृथ्वी कौन से नंबर पर होती है, यानी अर्थ कौन से पर है, वो 5th पर होता है। अर्थ के बाद में साथी आपका क्या होता है, फिर शुक्र होता है यानी कि वीनस होता है, वीनस होता है। और साथ ही आपका फिर कौन होता है, फिर आपका मंगल यानी कि आपका मार्स हो जाता है, मार्स हो जाएगा। और फिर कौन होता है आपका साथी, बुध अर्थात मरकरी हो जाता है। तो सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा कौन सा है, वो बृहस्पति है। सबसे बड़ा कौन सा है, वो साथी आपका बृहस्पति है, ठीक है। तो अरुण क्या हो गया, अरुण को ही हम क्या बोलते हैं, लाइंग प्लेनेट। लाइंग प्लेनेट का मतलब क्या होता है, लाइंग प्लेनेट का मतलब होता है लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। इसी को हम ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। हरित ग्रह कौन सा है आपका, हरित ग्रह यानी कि ग्रीन प्लेनेट किसको कहा जाता है, क्या बोलोगे, ग्रीन प्लेनेट किसको कहा जाता है, ग्रीन प्लेनेट किसको कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो हर्सेल ने की 1781 में। अरुण ग्रह की जो खोज हुई वो किसने की थी, 1781 में भैया हर्सेल ने की थी। किसने, हर्सेल ने ढूंढ लिया इसको कि भैया ये भी एक ग्रह है। हर्सेल ने इसको ढूंढ लिया था। शनि ग्रह के छल्ले बने होते हैं, शनि ग्रह के छल्ले बने होते हैं उपग्रहों से, हाइड्रोजन और हीलियम से, छोटे बर्फ और चट्टान के कणों से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शनि ग्रह के छल्ले बने होते हैं उपग्रहों से, हाइड्रोजन और हीलियम से, छोटे बर्फ बर्फ और चट्टानों के कणों से। छल्ले का मतलब है जो रिंग्स है, कितनी रिंग्स होती हैं, क्या बोलोगे, कितने छल्ले होते हैं टोटल, कितनी रिंग्स होती हैं, कितने दोस्त बता सकते हैं। छल्लों की संख्या भैया 7 है, छल्लों की संख्या भैया 7 है। और याद रख लेना अगर शनि की बात करते हैं, इसका जो याद रख लेना, शनि यानी सेटर्न का जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, शनि का घनत्व सबसे कम है, शनि का घनत्व जो है वो सबसे कम है। तो कितना होता है इसका, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहीं पर क्वेश्चन बनता है पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, पृथ्वी की जो डेंसिटी है, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्या बोलेंगे, वो भैया सबसे ज़्यादा होता है। ये बात याद रख लेना।
कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है? क्या बोलेंगे? घनत्व सबसे ज्यादा। तो 0.7 ये जो है ना इसके आसपास होता तो 0.6973 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन उसको 0.7 हम लगभग में लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं, जो सबसे साउथ में है? तो नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु ये भी भैया दक्षिणी में है। कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ियां जिनको इलायची की पहाड़ियां कहते हैं भैया, ये भी दक्षिण में है। ठीक है, पलानी की पहाड़ियां ये भी तमिलनाडु में है। अब बताओ बेटा, क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में हो गई आपका पलानी की पहाड़ियां, तमिलनाडु में हो गई। ये आपका अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु दोनों में हो गई। केरल और तमिलनाडु यहीं पर है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर हाथी पर्वत, क्या बोलोगे? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर क्या है? हाथी पर्वत है, हाथी पर्वत है, हाथी पर्वत। सबसे दक्षिण में इन सारी में सबसे साउथ पर है कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? कार्डमम किसको बोलते हैं? इलायची की पहाड़ियाँ। बहुत इलायची मिलती है वहाँ। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं ये? किस स्टेट में है दोस्त? बोलेंगे कि जो इलायची हिल्स है, कार्डमम हिल्स है, तो आप बोलेंगे भैया ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। और पश्चिमी घाट का हिस्सा है, कुछ हिस्सा तो इनका तमिलनाडु में भी आता है। तो सबसे साउथ में होंगी कार्डमम। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियाँ। देखो अगर नाम आए अन्नामलाई, ऐसे ही नाम आ सकता है आपके सामने नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश में। हंदा आंध्र प्रदेश में है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। कुछ पहाड़ी मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्त, मुझे बताना। अनाई मुडी की पहाड़ी कहाँ पर है? अनाई मुडी की पहाड़ी और उसकी हाइट कितनी है, दोनों ही पूछना चाहूंगा। अनाई मुडी की पहाड़ी भैया केरल में है। और दक्षिण की प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीप भारत की 2695 मीटर इसकी हाइट है। और ये किधर है आपका? वेस्टर्न घाट पर है। किधर है? वेस्टर्न घाट पर है, यानी पश्चिमी घाट पर है, पश्चिमी घाट पर। और इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत, यानी कि साउथ इंडिया। प्रायद्वीप भारत मतलब जो जल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? द हाईएस्ट पीक ऑफ, क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर इंडिया बोल दे या बोल दे साउथ इंडिया, तो अनाईमुडी हो जाएगा। दूसरी मैं पूछूंगा, डोडा बेट्टा किस स्टेट में है? डोडा बेट्टा और उसकी हाइट दोनों इंपॉर्टेंट है। तो डोडा बेट्टा जो है साथी आपका, डोडा बेटा, बताओ बेटा क्या बोलेंगे? कहाँ पर है भैया जी? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई? तमिलनाडु में है। और कितनी इसकी हाइट है आपको बतानी है। सारे दोस्तों से आपसे मेरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में यानी मैं आपसे पूछ लूँ धूपगढ़ कहाँ पर है, ऐसे पूछना पड़ेगा। धूपगढ़ कहाँ पर है? धूपगढ़ भैया मध्य प्रदेश में है, जिसकी हाइट है धूपगढ़ की आपका 1352 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो ऊंचाई मैं आपको बता रहा हूँ जो अक्सर पूछी जाती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, 2637 सारों ने आंसर किया। अभी मैं 2636 लिख देता। क्या बोलोगे? धूपगढ़ हो गई। जैसे मैं आपसे पूछूं गुरु शिखर, अभी मैं गया इस पर, गुरु शिखर क्या बोलोगे? गुरु शिखर कहाँ पर है? ये भैया आपका राजस्थान में है। कितनी हाइट है इसकी? मैंने वहां जाकर भी तुमसे पूछा था, भैया बताओ कितनी हाइट है। 1722 मीटर भैया, 1722 मीटर। मुझे बताओ सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट कितनी है? कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, उसकी हाइट कितनी है? सिक्किम में स्थित है तो आप बोलेंगे भैया 8586 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची तो जानते हो ना, माउंट एवरेस्ट जिसको सागर माथा बोलते हैं, नेपाल में, उसकी हाइट कितनी है भैया जी? 8848 मीटर है। केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, उसकी हाइट कितनी है भैया? उसकी हाइट भी जानते हैं, 8611 मीटर है। 8611 मीटर भारत की सबसे ऊंची, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है। निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखला के पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट का मतलब है भारत का इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो इधर से इधर की तरफ जो साथी क्रम है वो बताएं। गारो, खासी, नागा या फिर जयंतिया? तो आप बोलेंगे गारो, पहले गारो पड़ती है, फिर खासी, फिर जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और नागा हो जाएंगे।
कौन से स्टेट में है भैया ये पहाड़ियाँ? भैया मेघालय में है। कहाँ पर हैं? मेघालय में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। और मुझे बताओ सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है मासिन राम, वो कौन सी पहाड़ियों में है? मासिन राम जिसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, बताना गारो में, खासी में या जयंतिया में? मासिन राम जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्त, वो किन पहाड़ियों में स्थित है? तो क्या बोलेंगे? वो भैया जी आपका खासी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर है? खास। कौन सी पहाड़ियाँ खास है? कौन सी पहाड़ियाँ खास हैं? जिनमें भैया वर्षा ज़्यादा होती है, जिनमें वर्षा, यही तो उनकी खासियत है जी भैया। समस्थानिकों की संख्या निम्नलिखित में से किसके समान होती है? द नंबर ऑफ आइसोटोप्स इज सेम एज, आइसोटोप्स में क्या बराबर होता है? कल मैंने एक नंबर बताया था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज कल की चीज़ें। जरा मुझे बताना, 7n14 में 7 को क्या कहोगे? 7n14 में 7 क्या है? क्या बताया था कल, बताओ। तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था कि निचला नंबर जो होता है वो प्रोटॉन हो, या इतने ही साथी इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतना ही जेड होता है। याद है दोस्त? आज नया, इससे आगे बढ़ के सीखो केमिस्ट्री में कुछ। क्या सीखेंगे भैया इससे आगे? देखना, 1h1, 1h2, 1h3, इसमें तीनों में देखो जेड बराबर है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है या नहीं? निचला नंबर दोनों में बराबर है, तीनों में, बोलो। ये किसका सूत्र है? पहले तो ये पूछा जाता, प्रोटियम का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटियम का। ड्यूटीरियम का फॉर्मूला क्या होता है जिससे भारी जल बनता है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड, D2O। और ट्रीटियम का, या ट्राइटियम भी बोल देते हैं कई बार, ट्रीटियम का फॉर्मूला क्या है? देख लिया भाई साहब, तो सारे बराबर, सारे बराबर हैं, यस और नो? यस और नो जी भैया। क्या बराबर है इसमें? परमाणु क्रमांक बराबर है। जब परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर हो तो क्या बनते हैं? स्थान एक जैसे हो जाते हैं, ये पहले स्थान पर आ जाएंगे। परमाणु क्रमांक बराबर हो तो उनको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। व्हेन एटॉमिक नंबर्स आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे उनको? आइसोटोप्स बोलते हैं भैया, आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स। बात क्लियर है? अब आते हैं किस पर? आइसोबार्स पर। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनके परमाणु भार बराबर हों। भार कहाँ लदा हुआ होता है? जिनके परमाणु भार किसको बोलते हैं? एटॉमिक वेट को। जिनके परमाणु भार बराबर हों, परमाणु भार बराबर हों, बराबर हों, ठीक है, परमाणु भार बराबर हों, अर्थात एटॉमिक वेट क्या होंगे साथी उनके? एटॉमिक वेट या मास क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे हम बात करते हैं आपका 6C14 और 7n14, इसमें देखिए बराबर हैं, यस और नो? भाई यस तो लिखा करो ताकि मुझे ये पता चला करे कि भाई आपकी तरफ से आंसर क्लियर है। बोलो भाई फटाफट से, बराबर हैं या दोनों नहीं है? परमाणु भार, एटॉमिक वेट दोनों का कितना कितना है? लिख के बताओ कितना कितना है। तो जो ऊपर से लदा रहे आइसोटोन्स, नहीं तो ऐसा लगता है कि 10 20 50 60 1000 2000 की समझ में आया, बाकी बुद्धू है। तो खुद को बुद्धू नहीं साबित करना है, परफेक्ट तरीके से आंसर करना है। इनको बोलेंगे क्या हो गए? आइसोबार्स। तो परमाणु भार बराबर हो गए, यानी समान हो गए भार, समान हो गए भार, तो समभारिक हो गए। अब आइसोटोन से सम न्यूट्रॉनिक हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक में क्या बराबर होना चाहिए ये बता दो अब मुझे तुम। भाई वहां तो P बराबर हो गए भैया, इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, यहाँ एटॉमिक मास बराबर हो गए। सम न्यूट्रॉनिक में क्या बराबर होना चाहिए? न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। न्यूट्रॉन समान होने चाहिए। न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला बताया था कल निकालने का, कि भैया न्यूट्रॉन को कैसे निकाल सकते हो? जैसे मैं बोल दूं 1h3 और 2He4, कैसे बताया था बताना जरा? न्यूट्रॉन का फॉर्मूला भैया A-Z आपने कल बताया, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, 3 में से 1 घटाओगे कितने आएंगे? भैया जी 2 आएंगे। घटाना, 4 में से 2 घटाओगे 2, तो ये दोनों क्या हो गए? इन दोनों के न्यूट्रॉन बराबर हो गए। इन दोनों के, बोलेंगे भी फटाफट से, इन दोनों के न्यूट्रॉन क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या बोलेंगे? भैया आप कमेंट के लिए बोल रहे, आपने कल फोन दूर रखने को बोला था। अब बुद्धू कल ही बता दिया था। मैं बोलूँ कमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रख के बोलना है, खुद ही बोलना है, सोचो, ठीक है? और कभी कभार यस और नो के बोलूँ तो तब बता देना। कभी कभी पता है मैंने कितनी बार बताया, यूट्यूब में क्या हो जाता है? ग्लिच हो जाता है, ग्लिच। ग्लिच समझते हो? अभी तुम देख रहे हो सारे बच्चे, बाद में संख्या दिखा देगा एक, कि एक ही बच्चा देख रहा है।
अब वो कमेंट आते रहते हैं बहुत सारे, तो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, उसकी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। कभी कभी तुम्हें पता ही है, फिर दुनिया आरोप लगा देती है बाद में, इस बात को तुम जानते ही हो। ठीक है, क्या ये एक्सप्लेन करना किसी को, कमेंट देख लेंगे तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। मैंने ऐसी भी क्लास देखी है, लाइव वॉचिंग लोगों ने बढ़ा रखी है, लाइव वॉचिंग बढ़ा करके और कमेंट ऐसे आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, इसका ही कमेंट दिख रहा है ऊपर वाले का अभी तक, 2 मिनट तक इसका भी दिख रहा है। बच्चे क्लास में है नहीं, उनसे कहना कमेंट सेक्शन बता देता है कहाँ कितने बच्चे हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है? सल्फर का परमाणु, तुमको भी बता रहा हूं मैं, ये जानने और पहचानने का तरीका, कैसे जान सकते हो कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, कमेंट बताते हैं। और सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है? 15, 14, 16 या फिर 18? भैया 16 याद करने को कहा था, 15 बताना किसका है? 15 भैया क्या बताया था? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियॉन, सोडियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद क्या आ जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फिर सल्फर, सल्फर के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में क्या आ जाता है? आर्गन आ जाता है। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वाइनेडियम, टाइटेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होगा, बताए एक बार भाई साहब। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? क्रायोलाइट, चाल्कोपेराइट, ग्रेफाइट या हेमेटाइट? कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? क्रायोलाइट, क्या बोलेंगे आपका? क्रायोलाइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क। प्लस में बॉक्साइट होता है, क्या बोलोगे? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट इसका अयस्क है। ठीक है, आगे आएंगे। लोहा, मैं हेमेटाइट किसका होता है? ये लोहे का होता है। लोहे का और कौन सा याद रखोगे? आयरन का, और कौन सा और है? आयरन का भैया हेमेटाइट है, और मैग्नेटाइट भी मैं हमेशा याद रखूंगा। मैग्नेटाइट भी भैया आप कह रहे हैं तो नहीं भूलूंगा। क्यूप्राइट बताओ किसका है? क्यूप्राइट किसका है? क्यूप्राइट भैया जी ये कॉपर का है, किसका है? कॉपर का है। मुझे बताओ पिच ब्लेंड किसका है? पिच ब्लेंड किसका अयस्क है आपका? ये यूरेनियम का होता है, यूरेनियम का, U4 यूरेनियम, U3O8। मुझे बताओ सिनेबार किसका है? सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS, यानी कि ये किसका होता है? मरकरी का होता है, Hg का होता है। बोरेक्स किसका अयस्क है? Na2B4O7 इंटू 10H2O जिसको बोलते हैं, ये भैया सोडियम का है। बोरेक्स किसका है? सोडियम का है। मैं आपसे पूछूं गैलेना किसका अयस्क है? PbS जिसको बोलते हैं, तो वो लेड का होता है, पीबी का होता है। पीबी बोले तो लेड होता है, क्या होता है? पीबी बोले तो लेड होता है। ठीक है, मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट, मिलेराइट निकिल का है भैया, किसका है? निकिल का अयस्क है, Ni का, Ni निकिल का अयस्क होता है। क्या बोलेंगे? निकिल का अयस्क होता है। बहुत कमाल, गजब, बहुत शानदार। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन आपकी बॉडी में गया, जो कि साथी न्यूक्लिक एसिड अमीनो अम्लों से मिलके बना होता है। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अमीनो अम्लों से। कितने अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है भैया? 51 से। तो कहाँ पर इसका पाचन शुरू होता है? तो बोलेंगे अमाशय में शुरू होता है। कहाँ पर शुरू होता है? अमाशय में शुरू होता है। कहाँ पर शुरू होगा बोलेंगे एक बार भैया जी, बोलेंगे अभी फटाफट से। भैया जी तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या होगी? उसमें एंगस्ट्रॉम होगा ना गुरुजी, आपने उसकी जगह विव्योर बता दिया, मैंने सर्च किया, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कल एंगस्ट्रॉम वाले का आंसर नहीं बताया था? एंगस्ट्रॉम में नपेगा, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 मीटर। मैं अभी बता देता हूँ, अगर मैं कल उसका आंसर बताना भूल गया। एक बार याद थम्स अप करेंगे इस बात को लेकर के, क्या उसका आंसर कल छूट गया था? तो अभी मैंने आपको बताया तो आप तक पहुंच गया है आंसर। मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पर, तो मैंने शायद आपको विवग्योर समझाने के चक्कर में, हो सकता है कभी छूट गया हो। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे कहाँ से? स्टोमक, स्टोमक अर्थात पेट से शुरू होता है, पेट से शुरू हो जाता है ये प्रोटीन का पाचन। कहाँ से? पेट से शुरू होता है। लार जो मुख में होती है, मुख से भी पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो लार जो होती है वो किसको पचाना शुरू कर देती है? उसमें कौन सा एंजाइम है साथी बताएंगे? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, या कौन सा होगा? भैया लार में टाइलिन पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, इसको पायन नहीं खोजा था। और ये किसका पाचन करता है? क्या बोलोगे? टाइलिन जो होता है वो किसका पाचन करेगा? बताओ भाई फटाफट से।
जैसे मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर, एमाइलेज जो होता है, जिसको एमिलेज के नाम से भी जानते हैं, किसका पाचन करता है? ये मंड को तोड़ता है, यानी कि स्टार्च को ये तोड़ देता है आपका किसमें? ग्लूकोज में, शर्करा में। स्टार्च का पाचन करता है। जैसे पेप्सिन किसका पाचन करता है दोस्त, बताओ? पेप्सिन किसका पाचन करता है? फटाफट से सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। तो पेप्सिन करता है आपका प्रोटीन का पाचन। किसका? ये भैया प्रोटीन को पचाता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो ये आ गया आपका लार का, क्या बोलोगे? लाइपेज किसका पाचन करता है? लार्ज में एमाइलेज होता है और टाइलिन होता है। वसा का, फैट का, ये स्टार्च का, ये प्रोटीन का, ये फैट का। मैं आपसे पूछूं, जैसे इंसुलिन भी होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन किसको बदलता है? वो ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को साथी कंट्रोल करता है। क्या करता है? ग्लूकोज को साथी वो कंट्रोल करता है। क्या बोलेंगे? ग्लूटोकोल को कंट्रोल करता है। तो टाइलिन किसको तोड़ देता है? ये भी साथी आपका प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, पचाता नहीं है उसको, ठीक है। पचाने का कार्य स्टोमक द्वारा किया जाता है। शीर्ष बैंक भारतीय है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कल याद है, 1934 में इसका एक्ट आया। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1935 को हुई थी। ठीक है, आगे आएंगे। बोलेंगे भी फटाफट से। राष्ट्रीयकरण वर्ष में किया गया था 1945, 1930, 1949 या 1950? तो राष्ट्रीयकरण हुआ है इसका 1949 में, 1949 में। मुझे बताओ कौन सा कमीशन था जिसकी सिफारिश पर, किस आयोग की सिफारिश पर इसका रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? तो क्या बोलोगे? हिल्टन और यंग, हिंटल और यंग कमीशन की, साथी आयोग की सिफारिश पर। हिल्टन और यंग की, हिंटल और यंग की सिफारिश पर इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया था, ठीक है। पहले गवर्नर कौन बने थे? कल मैंने आपको बताया, ऑसबोर्न स्मिथ बने थे, ऑसबोर्न स्मिथ बने थे। मुझे बताओ साथी इसके और क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, जब इसकी स्थापना हुई तो इसके लिए बजट कितना था? बजट इसके लिए था 5 करोड़। क्या बोलोगे? बजट इसके लिए, इनिशियल जो प्रारंभिक पूंजी जिसको बोलते हैं, जो इनिशियल कैपिटल था, इनिशियल कैपिटल था जब इसको स्थापित किया गया तो 5 करोड़ था। कितना था? 5 करोड़ था। इसके प्रतीक चिन्ह जो है साथी, जो सिंबल्स हैं, उसमें क्या होता है? आरबीआई के सिंबल में क्या है? तो क्या बोलोगे भैया? ताड़ का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है। और साथ में कौन है? बाघ है, टाइगर है। पहले ये शेर हुआ करता था, पहले शेर हुआ करता था। क्या बोलोगे? 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर किसके साइन होंगे? अगर 1 रुपए के नोट को छोड़ दें तो, छोड़कर कौन साइन करता है? 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी, बाकी पर किसके साइन होते हैं? बाकी पर भैया आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो उन्हीं के क्या होंगे? आपका साइन होंगे। 1 रुपए के नोट पर कौन साइन हो करता है आपका? क्योंकि 1 रुपए के नोट को ना तो आपका आरबीआई जारी करता है, ना उस पर साइन करता। 1 रुपए के नोट को तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा, और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी अर्थात वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भैया जी शक्तिकांत दास, तो किन के साइन होंगे दोस्त? शक्तिकांत दास के ही साइन होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए सारे दोस्तों को, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी भैया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, ये क्या बोलोगे? उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो एमपीसी है आपका, जिसको हम साथी बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है हमारी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है आपका एमपीसी, ये साथी किसको बनाए रखने के लिए होती है? तो जो मौद्रिक नीति समिति है, वो प्राइस को स्टेबल करने के लिए, ताकि मूल्यों में क्या रहे? स्थिरता रहे, मूल्यों में स्थिरता रहे। मुझे बताओ मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था और उसमें सदस्य कितने होते हैं? सदस्य बता दोगे तो यू आर ए कमाल स्टूडेंट। एमपीसी की अगर हम बात करें तो 27 जून 2016 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 27 जून 2016 को क्या हुआ था? इसको साथी स्थापित किया गया था। और इसमें दोस्त आपके 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य कैसे होते हैं? एक तो दोस्त आपका आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं इसमें। आरबीआई के गवर्नर के अलावा एक क्या होते हैं? आरबीआई के द्वारा नियुक्त ऑफिसर हो जाते हैं। एक साथी आपका अन्य ऑफिसर होते हैं। और 3 होते हैं सेंट्रल के, यानी कि अगर हम बात करें 3 तो होते हैं इसमें आरबीआई से, और 3 होते हैं आपका सेंटर से, यानी कि आपका केंद्र सरकार से होते हैं, सेंट्रल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से 3 व्यक्ति होते हैं। तो कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे।
ऐसे ही पूछा जाता है आरबीआई का जो केंद्रीय निदेशक मंडल होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं। आरबीआई का जो साथी आपका केंद्रीय केंद्रीय निदेशक मंडल होता है, ये सेंट्रल डायरेक्टरेट के लिए जो साथी आपका जो क्या बोलेंगे आपका एक कमीशन होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो याद रख लेना 21 सदस्य होते हैं। और केंद्रीय निदेशक मंडल कितने दिनों के लिए रहता है, ये 4 वर्ष के लिए रहता है। कितने, 4 ईयर्स के लिए रहता है। कितने के लिए, 4 ईयर्स। और मेंबर इसके 21 होते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या फिर भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, या केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे, या फिर आरबीआई के गवर्नर करते हैं। तो वित्त मंत्री जो होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। और अगर मैं बात करूं जीएसटी परिषद में सदस्य कितने होते हैं, जीएसटी जो साथी काउंसिल होती है उसमें सदस्य कितने होते हैं, तो आप कहेंगे भैया उसमें जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है, उनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी नंबर में कितने अंक होते हैं साथी, जीएसटी नंबर में अंक कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे भैया उसमें 15 अंक होते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम, जीएसटी आईएन कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। किसके लिए आईएसटी नंबर है ये, क्या बोलोगे किसके लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये, आपका जीएसटी के लिए, गुड्स एंड सर्विस, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। कौन सा आर्टिकल आया था जीएसटी के लिए, आर्टिकल 279 ए के तहत इसका गठन किया गया। तहत आपसे पूछे जीएसटी काउंसिल के साथी जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, जीएसटी काउंसिल के जो पहले अध्यक्ष थे वो भारत के कौन थे आपका, कौन थे आपका दोस्त, वो वित्त मंत्री कौन थे आपका, अरुण जेटली थे। क्या बोलोगे, अरुण जेटली थे। क्योंकि ये बात किसकी है, 2016 की है। अरुण जेटली, क्योंकि इसके गठन की अधिसूचना जो आई थी वो 12 सितंबर 2016 को आई थी। इसको जो नोटिफाई किया गया था, यानी जो इसकी अधिसूचना आई थी, क्या बोलोगे, अधिसूचना आई थी, वो कब आई थी आपका, 2016 में। अब मुझे दोस्त यहाँ पर एक बात और बताओ, ठीक है, यहाँ पर एक बात और सारे साथी बताएंगे, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन होंगी जो जीएसटी की साथी, जीएसटी की आपकी काउंसिल की हेड होंगी। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भैया, तो आप कहेंगे भैया वर्तमान में कौन है आपके, वर्तमान में कौन है आपके, तो आपका आंसर क्या आएगा फटाफट से बताएं। आपका आंसर आ जाएगा भैया निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। तो मैं आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। मुझे बताओ राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा शुल्क यानी नेशनल एक्साइज एंड जीएसटी म्यूजियम कहाँ पर है, राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा शुल्क, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय एंड जीएसटी संग्रहालय यानी नेशनल कस्टम्स आपका क्या बोलोगे, नेशनल कस्टम्स एंड जीएसटी म्यूजियम, क्या बोलोगे, जीएसटी म्यूजियम ये कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे भैया ये स्थित है हमारा गोवा में। ये बात याद रख लेना, कहाँ पर, ये भैया गोवा में है। जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं दोस्त आपका, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार हैं आपका। एक तो सेंट्रल की जीएसटी होती है, सेंट्रल सीजीएसटी उसको बोलते हैं, सीजीएसटी बोलते हैं। दूसरी आपकी होती है स्टेट की जीएसटी बोलेंगे उसको, यानी कि स्टेट के लिए कौन सी होगी, स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट के लिए एसजीएसटी होता है। और तीसरा होता है आपका इंटीग्रेटेड, क्या बोलोगे, इंटीग्रेटेड होता है, यानी आईजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। एक यूटीजीएसटी भी होता है, क्या बोलेंगे, एक यूटीजीएसटी भी आपका होता है। ठीक है, वो चौथा। लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे, 70वें, 71वें, 72वें या फिर 73वें, 71वें स्थान पर। दोस्त मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो आप हाथ से नहीं लिख सकते क्या, तुमको हर चीज में यार बड़े मतलब धुरंधर छात्र बनो, कमाल के छात्र बनो, ऐसे छात्र मत बनो कमजोर वाले कि भैया मुझको ये दे दो, प्रिंट आउट निकाल लूंगा, ये कर लूंगा। तुम्हारा हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं क्या, थोड़े से मतलब मजबूत बनो। और तुम देखा करो अकेले तुम ही हो इतनी भीड़ में, तो पीछे कौन रहेगा, तुम की और बाकी सब रहेंगे।
इजीएस्ट वे ढूंढते हो हमेशा। तो क्या बोलेंगे भैया 71वां। कितने गोल्ड मेडल कितने आए हमारे? गोल्ड मेडल भैया कोई नहीं आया। सिल्वर मेडल कितने आए थे हमारे, जरा बताएं। सिल्वर हमारा एक आया। ब्रॉन्ज कितने आए हमारे? ब्रॉन्ज हमारे 5 आए। रिसेंट के सबके नाम याद हैं? रिसेंट के सबके नाम याद हैं? बस एक बता दो, याद अपने आप पता चल जाएगा। अमन सहरावत का जो कुश्ती में ब्रॉन्ज आया वो कितने केजी में आया था? अमन सहरावत का जो ब्रॉन्ज मेडल है पूछा जाएगा कितने केजी में आया था। ये एक आंसर आएगा तो समझूंगा कि तुम्हारा ओलंपिक पर नज़र थी। मनु भाकर आपका 2 मेडल जीतने वाली बनी थी, सरबजोत सिंह जी के साथ में बनी थी। हॉकी टीम ने जीता था हमारी ने, अविनाश सांबले ने जीता साथी आपका। बहुत बढ़िया, बताएंगे एक बार। 57 केजी सबसे पहले नेहा जी का आंसर आया। वेरी गुड, बहुत शानदार। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? इस टीम के कप्तान कौन थे साथी आपका? हरमनप्रीत सिंह जी थे, जिनको बोलते हैं सरपंच साहब। क्या बोलोगे? सरपंच साहब। और PR श्रीजेश इसके ये क्या थे साथी आपका? गोलकीपर थे। क्या थे? ये गोलकीपर थे, गोलकीपर। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, कोच कौन थे हमारी इस टीम के इस बार? कोच कौन थे आपका? क्या बोलोगे? क्रेग फुलटन थे। कौन थे? क्रेग फुलटन थे जो कोच थे हॉकी टीम के। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा, किसको हराया था हमने? किसको हराया था इस कांस्य पदक के लिए? तो 2-1 से हराया था हमने। क्या बोलेंगे? 2-1 से स्पेन को हराया। और इस बार हमने ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। ऑस्ट्रेलिया को कितने सालों के बाद हमने हराया था? ऑस्ट्रेलिया को कितने साल बाद हराया, जरा बताना। कितने साल बाद? ऑस्ट्रेलिया को कितने साल बाद हमने हराया था? क्या रिकॉर्ड टूटा? भैया 52 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। किसका? 52 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। इससे पहले हमने जर्मनी में जो 1972 में म्यूनिख में ओलंपिक हुए थे वहां पर इनको हराया था। 1972 का रिकॉर्ड तोड़ा था। अच्छा, हॉकी की अगर हम बात करते हैं, हॉकी की अगर हम बात करते हैं, अब तक कितने ओलंपिक गोल्ड हॉकी हमको दिला चुकी है? सबसे ज़्यादा हॉकी में ही आए हैं। ओलंपिक गोल्ड कितने दिला चुकी है हॉकी हमको? भैया 8 गोल्ड दिला चुकी है, 8 गोल्ड। पहला गोल्ड हमारा कब आया था हॉकी में? पहला गोल्ड हॉकी में हमारा कब आया था? 1928 में आया था भैया, नीदरलैंड में। कहाँ पर? 1928 नीदरलैंड देश में एम्स्टर्डम जो शहर है उसमें ओलंपिक हुए थे। एम्स्टर्डम। 1928 में हमने जीता, यस और नो? 1928 जीता भैया। 1932 जीता या नहीं? जी भैया जीता। 1936 क्या आपका? 1936 में हमने जीता या नहीं जीता? जी भैया। 1940-44 में विश्व युद्ध चल रहा था सेकंड, तो हम नहीं जीत पाए। ठीक है। 1944 में नहीं, 1948 में हमने किसको हराया था? आज़ाद होते ही ब्रिटेन से, ब्रिटेन को ही हराया था। 1948 के बाद 1952 में जीते कि नहीं जीते? जी भैया। 1956 में जीते कि नहीं जीते? विराम कहाँ पर लगा था हमारी जीत को? देखो 1960 में जाके। 1960 में हम जीते थे या नहीं जीते थे? नहीं भैया, 1960 में हम नहीं जीत पाए थे, पाकिस्तान जीता था। हम तो 1964 में जीते। और 1980 में लास्ट गोल्ड आया था हमारा। कहाँ पर? मास्को में। लास्ट गोल्ड हमारा कहाँ आया था? मास्को ओलंपिक, रूस में आया था। तो कितने जीते हैं हमने? इसको 1960 को कट कर लेना, कभी उसको याद कर लो। हमारी जो चेन टूटी थी वो 1960 में जाके ब्रेक हुई थी। 1960 में जाके ब्रेक हुई थी। एक दिन बताऊंगा इसके क्या। यहाँ पर जो कप्तान थे वो हमारे कौन थे? मेजर ध्यानचंद थे। मेजर ध्यानचंद थे हॉकी के वर्ल्ड कप में। क्रम से सीखेंगे, ओके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? कहाँ की सरकार है जो लेकर के आई है आपका उपस्थिति पोर्टल को? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? उपस्थिति पोर्टल कहाँ का है साथी आपका, बोल दे। तो उपस्थिति पोर्टल है दोस्त आपका छत्तीसगढ़ का। क्या बोलेंगे भैया जी? छत्तीसगढ़ का है। और किससे रिलेटेड है? इसका संबंध है एजुकेशन से। किसके? शिक्षा से इसका संबंध है। शिक्षा से इसका संबंध है। ठीक है। कौन सा आ गया आपका? उपस्थिति पोर्टल। अगर कुछ पोर्टल्स की बात करते हैं दोस्त आपसे, कुछ पोर्टल्स की बात करें, आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल कौन लेके आया है? आइडियाज़, आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल कौन लेके आया है? आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल साथी हमारा आया है किसके द्वारा? जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया है। ठीक है। दूसरे पोर्टल की बात करें, PM सूरज पोर्टल। क्या बोलोगे? PM सूरज पोर्टल साथी ये किसके द्वारा लाया गया है? PM सूरज पोर्टल ये सामाजिक न्याय और आधिकारिकता जो मंत्रालय है, सामाजिक न्याय न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि आपका समझ रहे हैं ना, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता
आधिकारिकता जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लाया गया है। यानी कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लाया गया है, सोशल जस्टिस एम्पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लाया गया है? सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल आया है साथी हमारा किसके द्वारा? क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, मैं आपसे पूछूं ई केयर, क्या बोलोगे? ई केयर पोर्टल किसने लागू किया है? ई केयर पोर्टल किसने साथी लागू किया है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, किसने? हेल्थ मिनिस्ट्री ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया है। प्रवाह पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया है? प्रवाह पोर्टल ये आरबीआई के द्वारा साथी आया है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लाया गया है। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लाया गया है, आरबीआई द्वारा। ठीक है, तो आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल ये किसके द्वारा आया है? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। पीएम सूरज ये कौन लेके आया? आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लेके आया। सुस्वागतम आपका साथी पोर्टल को कौन लेके आया है? आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है। प्रवाह पोर्टल आपका आरबीआई के द्वारा, और ई केयर पोर्टल आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? यूपीएससी की प्रीति सूदन बनी है क्या? जी भैया, मुझे बताना। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक के बात करेंगे? आर्टिकल 315 से 323 किसके बारे में बताता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताता है। और प्रीति सूदन ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे? ये पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बोलो, आया करंट अफेयर्स के प्रश्नों में मजा? भैया आएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, तो बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया? सबसे ज़्यादा तो यूपी को दिए भैया, तो सबसे ज़्यादा क्या बोलेंगे? उसके बाद में बिहार को कितने रुपए दिए गए? तो बिहार को साथी बजट दिया गया 59,000 करोड़ रुपए का। क्या बोलोगे? 59,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। ठीक है, किसको? बिहार को। अब आती हैं टॉप 2 स्कीम्स जिन पे सबसे ज़्यादा इस बार पैसा खर्च होगा। टॉप 2 योजना बताओ साथी आपका जिन पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो पहले नंबर पे कौन सी है? पुअर वेलफेयर को रखा गया है, जो गरीब कल्याण है। क्या बोलोगे? योजना का जो खर्च है वो होगा आपका गरीब कल्याण, जो साथी आपका योजना है। क्या बोलेंगे? गरीब कल्याण नहीं बोल सकते खाली, क्या बोलोगे? पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। योजना खर्च की बात कर रहा हूँ मैं, पीएम गरीब कल्याण योजना पर कितना पैसा इस पे खर्च होगा। और दूसरे नंबर पर कौन सा खर्च होगा साथी पैसा आपका? क्या बोलोगे? वो मनरेगा पर होगा, मनरेगा पर होगा। तो मनरेगा के लिए कितना अलॉट किया गया? 86,000 करोड़ रुपए, 86,000 करोड़ रुपए लॉन्च किए गए। और पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए 2,05,250, क्या बोलोगे? करोड़ रुपए लॉन्च किए गए। ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए। अगर ऐसे ही मैं आपसे बात करूं कि भैया आपका कौन से मंत्रालय हो जाएंगे, टॉप 2 मिनिस्ट्रीज कौन सी होंगी जिनको सबसे ज़्यादा पैसा मिला, अलॉट किया गया? तो पहले पे तो रक्षा मंत्रालय आ गया। क्या बोलोगे? रक्षा मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया? डिफेंस मिनिस्ट्री को 4,54,000 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, लाख में है ये, लाख में, कभी 4 करोड़ रुपए सोच लो। दूसरा आपका जो रूरल डेवलपमेंट को, ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिए गए कितना? 2,65,000, 2,65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉप 2 मिनिस्ट्रीज हो गई, ये टॉप 2 योजना के खर्च हो गए। और अब आप मुझे बता दो, इस बार जो साथी हमारा बजट है उसके लिए अगर हम बात करें, राजकोषीय घाटा कितना रहा था? राजकोषीय जो घाटा रहा, राजकोषीय घाटा यानी कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा, फिस्कल डेफिसिट रहा, वो कितना रहा था? फिस्कल डेफिसिट रहा था आपका, क्या बोलोगे भैया? जीडीपी का
4.9%। कितना? जीडीपी का 4.9% रहा था। अगर मैं आपसे बात करूं राजस्व घाटा, क्या बोलोगे? जो हमारा डिक्रीज्ड रेवेन्यू रहा वो कितना रहा? डिक्रीज्ड जो साथी आपका रेवेन्यू रहा इस बार कितना परसेंट रहा, यानी कि जीडीपी का। तो याद रख लेना वो जीडीपी का 1.8% रहा है। जीडीपी का 1.8%। मैं आपसे पूछूं साथी प्राथमिक घाटा कितना रहा? क्या बोलोगे? प्राथमिक घाटा कितना रहा, यानी कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कितना रहा है? प्राइमरी डेफिसिट कितना रहा है? तो आप कहेंगे भैया वो रहा है जीडीपी का 1.4%। जीडीपी का 1.4%। मैं आपसे पूछूं साथी प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहा इस बार बजट में, और बजट को किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये भी आपसे प्रश्न है। प्रभावी यानी कि आपका साथी, अगर हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात अगर हम कर रहे हैं, तो वो कितना रहा है? जीडीपी का 0.6% रहा है। जीडीपी का 0.6% रहा है। यानी अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो 5% यानी 5 दूनी 10, और आपका 5 दूनी 10 यानी कि 16 दूनी 32, और आपका क्या बोलेंगे इसमें 32 और 320। ठीक है, कितना रहा है आपका ये साथी? याद रख लेना लगभग 16 लाख करोड़ रुपए। लगभग में बता रहा हूँ मैं, लगभग में ये 16 लाख करोड़ रुपए रहा है आपका। और अगर इसकी बात करें आपका 5% यानी कि आपका क्या हो गया? क्या बोलेंगे भैया? 3.5 3.3 लगभग आपका कितना हो जाएगा? 5.80 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। लगभग में बता रहा हूँ भाई, इसमें है ये आपका लगभग में है, इसके आगे रुपए हो सकते हैं। जैसे आपका 1.4 कितना हो जाएगा? 3 से आपका क्या बोलेंगे 4.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। 4.5 लाख करोड़ रुपए, और 0.6 तो आपका 1.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो ये रहे हैं इस बार, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजकीय कोष घाटा हमेशा पूछा जाता है, राजस्व घाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्त, दोनों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आ जाओ। आज का होमवर्क का क्वेश्चन है पीएम किसान सम्मान निधि के लिए, जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है उसके लिए कितने रुपए आवंटित हुए हैं? कितने रुपए उसके लिए आवंटित हुए हैं? अब बोल दो एक बार वाह वाह। गजब तरीके से याद रख लेना दोस्त, जो भी मेहनत लगे वो मेहनत सिर्फ इस बात के लिए लगेगी कि हाँ आप अपने भविष्य को मेहनत के दम पर चमकाओगे। बाकी जो बहाने बनाने वाले लोग होते हैं उनके पास बहाने बहुत तरह के होते हैं, वो अक्सर बहानों के साथ ही जीना चाहते हैं। तो आप ये सोच लेना बस आपकी लाइफ आपके साथी हार्डवर्क से, आपके स्मार्ट वर्क से आगे जाएगी, या फिर साथी अगर बात करें आपका सिर्फ आप उसे तुक्के से आगे ले जाना चाहते हैं कि कभी कभार पढ़ें और कभी कभार ना पढ़ें। तो इस बात को याद रख लेना कि हमेशा वो स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों से आगे जाएगी। तो बोलते हैं कि क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपने, अपनी आंखों से भी मैं जख्म छुपाऊं अपने, सोचता हूं कि बुझा दूं मैं ये कमरे का दिया, अपने साए को भी क्यों साथ जगाऊं अपने। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बस मेहनत करते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।